अगर आपको याद हो, जब हमने चैप्टर 2 से शुरू की थी रिव्यू, तो वहां पे हमने सीखा था कि जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। तो चैप्टर नंबर 2 से लेके 5 तक हमने सीख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अब बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट हमने परफॉर्म करना है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होगा। याद रखिएगा कि अभी तक तो कहीं पे लफ्ज कोई ऑफर और ऑफरी वगैरह आ जाते थे। अब जब परफॉर्मेंस की बारी हो तो यहाँ पे लफ्ज ऑफर और ऑफरी नहीं, बल्कि क्या होगा, प्रोमिजर और प्रॉमिस। क्योंकि हमने डिस्कस किया था जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो दोनों पार्टीज एट ए टाइम हो ही नहीं सकता कि एक पार्टी प्रोमिजर हो और दूसरी सिर्फ प्रॉमिजी हो सिर्फ। हाँ, ये अगर मिस्टर ए और बी दोनों आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने डिस्कस किया था दोनों पार्टी एट ए टाइम प्रोमिजर भी होंगी और प्रॉमिजी भी होंगी। प्रोमिजर किस लिहाज से होंगी बोला? ऑब्लिगेशन। जो जिसका ऑब्लिगेशन हो तो ऑब्लिगेशन के लिए, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता जब तक आपके सर पे उसका ऑब्लिगेशन ना हो और आपका एक राइट भी ना हो। ये होंगी दोनों चीजें तो मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्वाई उसके जो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसकी एक्सेप्शन हमने डिस्कस की थी। एक्सेप्शन के अंदर था इस तरह का मामला कि जहां पे एक पार्टी को तो कोई बेनिफिट मिलता था, जैसे नेचुरल लव एंड अफेक्शन में एक बंदा वादा कर लेता था, वो बदले में तो कुछ नहीं देता था लेकिन हम उसको लुका लेते थे। टाइम बार डेट के अंदर हमने डिस्कस किया था जब वो दोबारा वादा कर लेता मैं पेमेंट दूंगा, हालांकि वो पेमेंट दे रहा होता है जो उसका बनता ही नहीं, तो वहां पे दूसरे बंदे को तो पैसे मिल जाएंगे, डेटर को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। इसी तरह हमने डिस्कस किया था पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में जब कोई बंदा कंपनसेट करने का वादा करता था वॉलंटरी सर्विसेज तो कभी भी हमारे लिए कंसिडरेशन नहीं होती। तो ये इस तरह की ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। उसके अलावा, उन चीजों के अलावा मेरे बच्चे लाजमी तौर पे दोनों के लिए एक राइट भी होगा और दोनों के लिए कोई बेनिफिट भी होगा। राइट रिसीव करने के लिहाज से हमने डिस्कस किया था कि हम हमेशा क्या होंगे, प्रॉमिजी, और ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिहाज से हम हमेशा क्या होंगे, प्रॉमिजर। लेवल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पहले एक ही चैप्टर हुआ करता था 6 7, बस अब इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट्स विच मस्ट बी परफॉर्म, वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेरे बच्चे जो लाजमी तौर पे परफॉर्म होने चाहिए? मेरे बच्चे देखें, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे दो तरह की परफॉर्मेंस होती है। वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी बनता है मेरे बच्चे वो परफॉर्मेंस के लिए बनता है। क्या अल्लाह वास्ते हम थोड़ी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि कल अगर दिल किया परफॉर्म करें या ना करें। मोस्टली जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें मकसद ही परफॉर्म करना होता है। जैसे मान लो कि अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपको बिल ऑफ पढ़ाने के लिए तो मकसद यही है कि हमने पढ़ाना है। क्या ऐसा होगा कि खुदा ना खासा हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और मकसद ये हो कि बीच में ना हमारे दिल करेगा तो हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट तो ना हुआ। तो मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म तो होगा। अब परफॉर्मेंस दो तरह की होती है यहाँ पे। कॉन्ट्रैक्ट दो तरह की, परफॉर्मेंस दो तरह की होगी। एक होगी एक्चुअल परफॉर्मेंस, या होगी, ये नजर आ रहा है आपको? क्या लाइट थोड़ी सी कम कर दे, आ रहा है सर, कोई नहीं, बोलिए बस। अभी दिक्कत ना हो। ट्राई तो हो जाना ये है। वही है, ये चेंज हुआ कुछ है तो कुछ तो फर्क पड़ा। ले बेटा, दो तरह की यहाँ पे परफॉर्मेंस होंगी, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे बच्चे जब दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जब दोनों अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देते हैं ना, पक्की बात है दोनों को राइट भी मिल जाते हैं। जैसे मेरा और आपका बिल ऑफ पढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे दोनों पार्टीज का ऑब्लिगेशन है। मेरा ऑब्लिगेशन आपको पढ़ाना, आपका ऑब्लिगेशन पे करना। अगर दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दें, पक्की बात है दोनों को राइट भी मिल जाएंगे। अब मेरा ऑब्लिगेशन था पढ़ाना, मैं पढ़ा दूं तो आपका राइट जो था कि आपको ये कोर्स कंप्लीट मिल जाए वो मिल जाएगा। आपका ऑब्लिगेशन था पे करना। जब आप अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करोगे तो पक्की बात है मेरा राइट जो था कि मुझे फीस देती वो, तो वो मुझे मेरा राइट मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है? जब दोनों पार्टीज अपने अपने ऑब्लिगेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी आपके पास ये घोड़ा है, 1 लाख रुपए का मुझे सेल कर दो। उसने कहा कि डन करें सर। ऑफर हुई, एक्सेप्टेंस हुई, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपया दे दिया और मिस्टर बी ने मिस्टर ए को वो घोड़ा हैंड ओवर कर दिया। तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी जिम्मेदारी परफॉर्म करते हैं। और मेरे बच्चे मोस्टली जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो परफॉर्मेंस के लिए ही करते हैं कि हम एक्चुअली परफॉर्म करेंगे, अनलेस कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड वॉइड ना हो जाए, क्योंकि बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं समटाइम कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। खैर, एक मेरे बच्चे होती है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अच्छा याद रखना, लफ्ज परफॉर्मेंस पे गौर कीजिएगा, है ये भी परफॉर्मेंस। बस इसमें एक पार्टी ने क्या की होगी, कोशिश की होगी परफॉर्म करने की, लेकिन हो सकता है कि अगली पार्टी ने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। लॉ इसको परफॉर्मेंस ही मानता है। देखो ना, अगर ये परफॉर्मेंस ना होती लॉ के नजदीक तो कभी भी उसके आगे परफॉर्मेंस का लफ्ज ना होता कि अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। जहां पे एक पार्टी कोशिश करती है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की, लेकिन अगली पार्टी हो सकता है उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ना करे। अब देखिए मेरे बच्चे, इस सिचुएशन में लॉ क्या करता है? लॉ कहता है कि जब कोई पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मिस्टर ए ने, चले इस तरह कह लें, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था कि मिस्टर बी भाई फलानी तारीख को, आज तारीख क्या है, आज है सर 18। 18 फरवरी को आपने 100 kg मटन, 1000, 2000 कर लो भैया बहुत महंगा हो गया, 2000 पर केजी के लिहाज से
मेरे घर पहुंचा देना है। मान लो कि इस तरह कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि 18 फरवरी को मिस्टर बी ने ये इस कंडीशंस के तहत, जिनके 18 फरवरी 100 केजी मटन और 2000 पर केजी के लिहाज से उसके घर पहुंचाना था। अब मेरे बच्चे और मान लो कि उसको कहा था कि भाई ऐसा करना 11 बजे तक तू पहुंच जाना। तो बेटा 11 बजे तक 18 फरवरी को आज मिस्टर बी उसके घर 100 केजी मटन लेकर पहुंच गया है। लेकिन मिस्टर ए ने उसको कहा कि देखें हमें अब इस गोश्त की जरूरत नहीं रही, क्योंकि हमने वो जो प्रोग्राम था वो मुलतवी कर दिया है, अब हमें इसकी जरूरत नहीं। लेकिन मेरे बच्चे इसमें देखें कि इसका क्या कसूर है। इसने तो एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की कोशिश की है। अब अगली पार्टी इसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। जब एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश करे और अगली पार्टी उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ना करे, लॉ इसको अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस बनता है। लेकिन याद रखना, इसकी तरफ से जो कोशिश होनी चाहिए वो एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो। अब देखिए वो एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है। मान लो कि ये 18 फरवरी की बजाय अगर ये 19 फरवरी को आए, वो तो वैसे ही इनकार कर सकता है, उसका हक है। इसकी परफॉर्मेंस सही है ही नहीं, इसकी अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस वैलिड है ही नहीं। अगर मान लो कि आया 18 फरवरी को है, लेकिन 100 केजी की जगह सिर्फ ये 50 केजी लेकर आया, उसका वैसे ही हक है कि उसको इनकार कर दे, भैया तू वापस ले जा, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर वो मान लो आगे वो कह दे कि नहीं भैया मैं 2000 पर केजी नहीं, अब मैं 3000 पर केजी के लिहाज से दूंगा, तो भैया ये भी एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं। घर की बजाय फोन और घर वहां भी दुकान पे रख के कह रहा हूँ कि सर आके ले जाओ, तो ये भी एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं। 11 बजे की बजाय सुबह 11 बजे की बजाय रात को 11 बजे लेकर पहुंच गया हो, ये भी एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन याद रखना मेरे बच्चे, ये जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा हो या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर रहा हो, ये एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। अगर ये एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ना हुई तो फिर अगली पार्टी तो वैसे ही इनकार कर सकती है, उसका हक। लेकिन हम तो यहाँ पे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश करे, लेकिन अगली पार्टी इस कोशिश को एक्सेप्ट ना करे। लॉ की निगाह में लॉ कहेगा मिस्टर बी जाओ आपकी तरफ से परफॉर्मेंस हो गई, अब हमारी नजदीक तेरा कोई किसी तरह का कोई कसूर नहीं है। अब तू इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म समझ के अब आप अगली पार्टी के ऊपर केस कर सकते हो। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा अगर आपने परफॉर्मेंस देने की जो कोशिश की थी वो एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। याद रखोगे मेरे बच्चे। और याद करने के मैंने आपको समझाने के लिए एक बात बताई थी कि अगर तो गुड्स और सर्विसेज होती हैं वो प्रोमिजर ने एक ही दफा ऑफर करनी होती है। अगर अगली पार्टी एक्सेप्ट ना करे तो ये जो प्रोमिजर है जिसने वो सप्लाई करनी थी गुड्स या सर्विसेज दोनों चीजें, वो उसको दोबारा ऑफर करने के लिए लायबल नहीं होता, एक ही दफा ऑफर करनी होती है। लेकिन अगर आपने किसी के पैसे देने हो और वो बंदा आज पैसे नहीं ले रहा तो वो दोबारा भी ऑफर करने होते हैं। लेकिन गुड्स और सर्विसेज आपने एक ही दफा ऑफर करनी होती है। जैसे आज मुझे आपने बुलाया था कि सर संडे को सुबह 10 बजे आकर मुझे फलाना टॉपिक पढ़ा दीजिएगा, मैं आपको 200 रुपया दूंगा। मैंने कहा कि डन करो। अब उस टाइम पे उस जगह पे एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच गया, अब आप नहीं आए तो मेरे बच्चे अब आप अगले दिन कहते हो सर वो कल तो मैं मसरूफ था सर आप आ जाए, तो मैं कहूंगा ना भैया अब तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपने वो जो कल वाला 200 रुपया है वो भी पे करना है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे, वो तो आपने पढ़ाया ही नहीं। भैया मैंने तो एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आपको सर्विसेज ऑफर की थी ना, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। गुड्स और सर्विसेज एक ही दफा ऑफर करनी होती है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, एक ही दफा ऑफर करनी होती है। दूसरी दफा ऑफर करने के लिए लायबल नहीं है आप। देखो हम कानून पढ़ रहे हैं, वैसे तो आपस के मामला होते हैं हम कर लिया करते हैं, लेकिन हम तो यहाँ पे पेपर पास करने की नीयत से बैठे। तो गुड्स और सर्विसेज एक ही दफा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी है। अगर अगली पार्टी एक्सेप्ट कर ले ठीक, अगर अगली पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर ली तो दोबारा आप ऑफर करने के लिए लायबल। आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म समझ के भैया आपको मामला खत्म, अब तुझसे जो मुलाकात होगी वो अदालत में ही होगी और तू जितना मेरा नुकसान हुआ है उस नुकसान को कंपनसेट करेगा। ले बेटा इसी तरह चलें, बस एक ही एग्जांपल काफी है। ले बेटा ये जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है इसके 3 नाम, ये याद रखिएगा, इसके 3 नाम है। एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, एक ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और दूसरा मेरे बच्चे इसका नाम है टेंडर। ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कह लो, चाहे टेंडर कह लो, चाहे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कह लो, तो बड़े ध्यान से ये एक दफा कोशिश होती है प्रोमिजर की तरफ से, लेकिन ये कोशिश एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। ये पेपर के अंदर इस तरह के सिनेरियो लाजमी क्रिएट करके दे दिया करता है मेरे बच्चे, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब देखो कितनी खूबसूरत लॉ ने आपको सहूलत दे दी कि आप जब आपका कोई ऑब्लिगेशन हो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई करने का, ऑफर करने का, आपने एक ही दफा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी है। अगली पार्टी एक्सेप्ट ना करे आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म समझ के अगली पार्टी के ऊपर केस कर दो। लेकिन लॉ ने कहा कि वो जो आपकी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स फिर आपने पूरी करनी है। ये ना हो कि उस ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस में कमी हो। अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस में ही कमी हो, जैसे मैंने आज संडे को आपसे वादा किया था 10 बजे आगे पढ़ाने का, लेकिन मैं आज 11 बजे रहा हूं, आप कहेंगे सर अब तो मेरे पास मेरे कोई और कमिटमेंट भी है, अब तुम नहीं आप पढ़ सकते, इससे तो मेरा कसूर है। बल्कि मैंने आपको वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दी नहीं, आपका हक है कि मेरी जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस है उसको एक्सेप्ट ही ना करे। तो याद रखना मेरे बच्चे, ये जो ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होती है ये एक ही दफा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी होती है मान लो, लेकिन वो वैलिड होनी चाहिए।
अब लॉ कहता है कि अगर आप ये चाहते हो कि आप कोशिश करें और अगली पार्टी एक्सेप्ट ना करे और आपका ऑब्लिगेशन परफॉर्म हो जाए, तो आपको फिर वो जो कोशिश कर रहे होंगे उसमें कुछ एसेंशियल पूरे करने पड़ेंगे। अब वो एसेंशियल मेरे बच्चे बड़े अहम हैं, और मैंने आपको बताया था पेपर के अंदर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, हर क्वेश्चन को 2-3 दफा पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां पे टाइम का कोई इशू नहीं आएगा। अगर उसने पूछा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, अगर यहाँ तक क्वेश्चन रुक गया तो आप चैप्टर नंबर 2 में से आंसर कर रहे होंगे। अगर उसने पूछा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, या एसेंशियल्स ऑफ वैलिड टेंडर, तो फिर मेरे बच्चे यहाँ से आंसर करना है। चलें खैर, तो ये कौन कौन से एसेंशियल है? अनकंडीशनल, याद है हमने डिस्कस किया था कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंडीशन जितनी मर्जी रख लो, बीच में रख सकते हैं। मान लो कि मिस्टर ए का मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, बेतहाशा कंडीशन थी उसमें, लेकिन मेरे बच्चे वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने कंडीशन ऐड करनी है। जब परफॉर्मेंस दे रहे होंगे ना, उस वक्त बीच में कोई कंडीशन ऐड नहीं कर सकते। जैसे अभी हमारी पिछली एग्जांपल के अंदर उसने 2000 पर केजी के लिहाज से वो मटन सप्लाई करना था, है, लेकिन जब वो लेकर आया तो उस वक्त उसने कह दिया कि सर मैं तो 2500 पर केजी के लिहाज से सप्लाई करूंगा। भाई अब क्यों कंडीशन ऐड कर रहे हो? उसने 100 केजी सप्लाई करना था और मटन सप्लाई करना था, अब वो चिकन लेकर आ गया। भाई अब ये अब क्यों चेंज कर रहे हो? उसने मान लो कि 11 बजे लेकर आना था, वो उस वक्त नहीं लेकर आया, मान लो कि वो 2-4 घंटे लेट हो गया। भाई इस तरह क्यों कर रहे हो? तो याद रखना मेरे बच्चे, एट द टाइम ऑफ ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस उस वक्त आपने कोई कंडीशन ऐड नहीं करनी। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मनोमन आपने उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए ऑफर कर दी। अगर उस तरह आपने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं दी तो मेरे बच्चे ये वैलिड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं होगी और आपकी ऑब्लिगेशन रिजॉल्व नहीं होगा। फिर आप ही कसूरवार होंगे बजाय कि अगली पार्टी, क्योंकि आप एक दफा अगली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, आपको मौका मिलेगा, आप उसके ऊपर केस करो। लेकिन अगर आप ही ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कंडीशनल कर रहे थे तो फिर तो मेरे बच्चे आप अगली पार्ट, उसका तो वैसे ही हक था आपको इनकार करना है, क्योंकि आपने कंडीशन अब जाके कंडीशन ऐड की है। जैसे आपने 5 मार्च को जब इंशाल्लाह पेपर देने जा रहे होंगे, आपने किसी रिक्शे वाले को कहा होगा कि भाई फलानी तारीख को 5 मार्च को आपने सुबह 8 बजे मेरे घर पहुंच जाना है ताकि हम 9 बजे तक वहां पे पेपर में जा सकें। अब वो जब आपका रन हुआ था उसमें 1000 रुपए के साथ है, अब वो जब आया तो उसने कहा कि सर मैं तो 2000 चार्ज करूंगा। वो कंडीशनल ऑफर परफॉर्मेंस देना है। अब वो कंडीशन क्यों ऐड कर रहा है? ये जो बात करनी थी उस वक्त करनी थी जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, याद रखोगे इस बात को। तो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल। सादा अल्फाज में जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसी तरह ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी है, तब आपकी जान छूटेगी। उसके बाद प्रॉपर टाइम, मेरे बच्चे जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी है तो जो टाइम बीच में डिसाइड हुआ हो उस टाइम पर करनी है, प्रॉपर टाइम होना। अगर टाइम ना डिसाइड हुआ हो तो रीजनेबल टाइम, और रीजनेबल टाइम क्या होता है? बिजनेस आवर्स। और बिजनेस आवर्स क्या होते हैं? बोला 9 to 5 है। तो ये कुछ रूल्स हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट कब तक परफॉर्म करना होता है। तो प्रॉपर टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि एक बंदे ने आपको कहा हो कि ये फलानी चीज मुझे फलाने दिन सप्लाई कर देना, आप उस दिन लेकर गए और रात को 2-3 बजे लेकर चले गए। भैया ये तो गलत कर रहे हो आप, है। अगर कोई टाइम नहीं बताया था, देखो मोस्टली टाइम डिसाइड हो जाता है, अगर टाइम डिसाइड ना हो तो फिर आपने प्रॉपर टाइम के अंदर, रीजनेबल टाइम के अंदर, और फिर प्रॉपर टाइम क्या होता है? उसमें प्रॉपर टाइम हम कहेंगे बिजनेस आवर्स को, है, जब जब सारी दुनिया एक नॉर्मल एक्टिविटी कर रही होती है। उसके बाद मेरे बच्चे प्रॉपर प्लेस होनी चाहिए, यानी कि जिस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो रहा हो वो प्रॉपर, आगे जाके हम इसके रूल डिस्कस करेंगे कि किस जगह पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना होता है। ये प्रोमिजर के यानी कि पहले तो ये प्रोमिजी का राइट होता है कि वो उसको बताए, अगर वो भूल जाए तो फिर प्रोमिजर का ऑब्लिगेशन होता है कि वो भाई उस प्रोमिजी से पूछे, सर ये बताइएगा कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कहाँ पे करना है। जैसे रिक्शे वाले को आपने कहा कि मुझे 5 मार्च को अपने एग्जामिनेशन हॉल तक लेके जाना, लेकिन आपने उसको बताना कि भाई वो आप उस तक पहुंचोगे या वो आप तक पहुंचेगा। अगर आप भूल जाते हो तो फिर उसका ऑब्लिगेशन है। लॉ ने कहा कि रिक्शे वाले को भैया इस बच्चे से पूछ तो सही है कि वो आपके पास आएगा या आप उसके पास आएंगे। अगर वो ना हो तो फिर एट द प्लेस ऑफ बिजनेस, याद करें हमने डिस्कस किया था। फिर कॉन्ट्रैक्ट कहां पे परफॉर्म होता है? एट द प्लेस ऑफ बिजनेस। तो फिर वो रिक्शे वाले का जहां पे वो अड्डा होगा, जहां पे वो खड़ा होते होंगे, तो वहीं पे जाके आपने उसको पहुंचना है उस दिन। खैर, उसके बाद होल ऑब्लिगेशन। भाई जब आप ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रहे हो तो पूरी जिम्मेदारी परफॉर्म करनी है। ये ना हो कि आप आधी, जैसे अभी हमने 100 केजी मटन की बात की थी, आप 70 केजी लेके जा रहे हो, भाई ये तो होल ऑब्लिगेशन नहीं है। मेरा यहाँ पे आपको पढ़ाने के लिए, बी लॉ पढ़ाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मैंने 18 चैप्टर हैं, मैंने 15 पढ़ा के कहा कि भैया चलो हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया। सर ये तो होल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो जब आपने ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी है वो क्या होना चाहिए? होल ऑब्लिगेशन होना चाहिए, पूरी जिम्मेदारी। अगर आप होल ऑब्लिगेशन परफॉर्म ही नहीं कर रहे फिर तो अगली पार्टी का वैसे ही राइट है कि आपको इनकार कर दे, सर नहीं मैं आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आप अपनी पूरी जिम्मेदारी परफॉर्म कर ही नहीं रहे। इसी तरह मेरे बच्चे होल, चले अच्छा, होल ऑब्लिगेशन में याद करें, मैंने आपको बताया था, कोशिश करना मेरे बच्चे ये अल्फाज वहां पे लिखने हैं आपको। आज मैं सूफी को कहूंगा वो पिछली 2 से 3 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स आपके साथ शेयर करेगा क्योंकि आपने तो जरूरत करनी को नहीं, अभी तक तो नहीं ना की, ये करनी भी नहीं आपने, क्योंकि माशाल्लाह जो बेशर्मियां है ना वो तो हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है याद करो, शुरू के अंदर मैंने बताया था कि हरगज भी कभी भी आई कैप का कोई पेपर भी आपने कम से कम 2 से 3 एग्जामिनर कमेंट्स, कोई भी पेपर हो मेरे बच्चे, वहां पे एग्जामिनर आपको बताता है कि बच्चे क्या गलतियां करते हैं,
और किस तरह की गलतियों को मैं बुरा बनाता हूँ, किस तरह की गलतियों को शायद मैं इग्नोर भी कर देता हूँ, और कितने बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके, उस क्वेश्चन में था क्या कि बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर सके, वो सारा बता रहा होता है आपको A to Z। तो बेहतर नहीं होता कि बंदा आप एग्जामिनर की बात सुन के जाए कि वो क्या कहना चाह रहा है आपको। तो इसलिए मेरे बच्चे 2 से 3 अटेम्प्ट लाजमी तौर पे एटलीस्ट है कि 2 से 3 अटेम्प्ट के आपने एग्जामिनर कमेंट्स हर पेपर के जो भी आपके अभी भी हो। अब जब भी आप पेपर अभी अभी ये टाइम है, इन दिनों के अंदर आप एग्जामिनर कमेंट्स को देखें ताकि अभी हम गलतियों को सुधार लें। ये थोड़ी है कि पेपर में जाते हुए आप एग्जामिनर कमेंट्स को देखोगे। तो मैं सोफी को कहूंगा आज उसको लाजमी तौर पे कोई पिछले 3 अटेम्प्ट्स के एग्जामिनर कमेंट्स आपके साथ शेयर कर दे, क्योंकि आपने तो वेबसाइट तक जाना को नहीं, क्योंकि वो वेबसाइट आपके काम की है ही नहीं। आप कोई और वेबसाइट का नाम रख देंगे हम, तो तब आप वहां पे चले जाएंगे। ले बेटा, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी हमने डिस्कस किया था कि जब आप किसी को कोई सामान डिलीवर करते हो और जब ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देते हो तो अगली पार्टी को मौका भी देना है कि जो चीज आपने डिलीवर की है उसको चेक कर सके। ये ना हो कि आप उसको चीज सप्लाई करें और उसको चेक करने का मौका ही ना दें, उसको कहेंगे सर सामान रखें बस मैं जा रहा हूं, है मेरी पेमेंट करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप उसको सामान डिलीवर करो उसको मौका दो कि वो उस चीज को चेक कर सके। अगर आप उसको मौका नहीं दे रहे, ये वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं है और आपकी ऑब्लिगेशन मेरे बच्चे परफॉर्म नहीं होगा। इसी तरह ये तो मेरे बच्चे ये यहाँ तक ही है। तो इस अच्छी तरह तरीके से इन सारी जो लिस्ट मांग लेगा वो आपसे कि एसेंशियल और वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बताएं, लिस्ट करें। अच्छा, लिस्ट का मतलब होता है सिर्फ मेन फिर एक एक वो जो अल्फाज हैं सिर्फ वो बताने होते हैं। अगर वो कहते हैं कि डिस्क्राइब कर दो, एक्सप्लेन कर दो, तो फिर आपने ये थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन भी करना होता है जो लिखा हुआ। बेटा इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, जब एक पार्टी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर रही हो और अगली पार्टी उसको रिफ्यूज कर दे तो फिर इसका इफेक्ट क्या हो। वैसे समझाने के लिए मैंने बोला था अगर तो मेरे बच्चे कोई गुड्स एंड सर्विसेज ऑफर कर रहा, बार बार बता रहा हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज आपने एक ही दफा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी होती है। ऑफर अपनी जिम्मेदारी, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था मिस्टर बी 5 मार्च को आपने ये 12 बैग राइस के मुझे सप्लाई करने हैं। जिस क्वालिटी क्वांटिटी जो दिन तारीख जो जितना बताया था वो सारा कुछ लेकर मिस्टर बी एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर ए के पास पहुंच गया। लेकिन मिस्टर ए ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मुझे अब जरूरत नहीं है। तो मेरे बच्चे इसने तो बिल्कुल वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की है। तो है भी क्या, गुड्स गुड्स एक ही दफा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी होती है। अब ये मिस्टर बी ने उसको कहा कि ठीक हो गया सर, फिर कल हमारी मुलाकात होगी अदालत के अंदर है। अब जब वो अगर उसने कहा कि देख लेंगे, कर लेना जो करना है। अब वो शाम तक उसका कहा यार ये ना हो कि कल वो सच्ची मुझे अदालत पहुंचे। तो शाम को उसने उसको कॉल की कि भैया वो ले आ चीजें, वो जो मैंने आपको इनकार किया था वो ले आ। उसने कहा कि सर अब मैं आपको ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस नहीं करूंगा, मैंने एक ही दफा ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस करनी थी। अब इंशाल्लाह कल ही अदालत में ही मुलाकात होगी, नहीं तो मेरा इतना नुकसान हुआ है वो नुकसान पूरा कर दो यहीं पे, नहीं तो अदालत से मैं खुद ही ले लूंगा। तो ये मेरे बच्चे गुड्स एंड सर्विसेज आपने एक ही दफा ऑफर करनी होती है। सर्विसेज का मतलब क्या है, जैसे आज आपने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का मसला बन गया, आपने किसी इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया कि सर ये फलाने बिजली का मसला है, आप इसको रिजॉल्व कर दीजिएगा। आज आपने संडे को सुबह 10 बजे उसको बुलाया था। भाई इलेक्ट्रिशियन संडे को सुबह 10 बजे एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पहुंच गया आपके पास, लेकिन आप यहाँ पे पहुंचे नहीं। आप उसको बताने के लिए कहाँ पे बिजली का मसला है, वो वेट करके आपका चला गया। अब जब आप आए हो उसके काफी टाइम गुजरने के बाद अब आप उसको कह रहे हो कि भैया, वो कह रहे हैं सर अब तो मैं नहीं आऊंगा, हाँ जो मेरे पैसे बनते हैं वो आपने देना। उसने कहना काम तो किया नहीं सर, मैं तो पहुंच गया ना, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। वैसे भी इसमें ना नेग्लिजेंस ऑफ प्रॉम्जी आगे जाके हमने एक टॉपिक पढ़ना है कि जहाँ पे प्रॉम्जी नेग्लिजेंस बरता है जिसकी वजह से प्रॉमिजर अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं कर पाता, ये उस तरह की भी सिचुएशन है। खैर, लेकिन वैसे मैंने आपको बताया था कि पुरानी किताब में ये थे ये टॉपिक, ये जहाँ पे रेड आ जाए इसका मतलब ये पुरानी किताब में थे, अब उसने डिलीट कर दिए। तो ये हमने डिस्कस किया था अगर किसी के आपने पैसे देने हो, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपया उधार लिया हुआ था और उसने मान लो कि 1 लाख रुपया सूद समेत उसको वापस करना था 1 साल के बाद, 10% इसका सूद था इसके ऊपर। तो 1,10,000 उसने वापस करना था मिस्टर ए ने मिस्टर बी को। तो मिस्टर ए मिस्टर बी को 1 लाख रुपया वापस करने के लिए गया साल के बाद सूद समेत 1,10,000 पूरा लेकर गया है। लेकिन मिस्टर बी ने क्या किया, उसकी पेमेंट को लेने से इनकार कर दिया कि भाई अभी तो अपने पास ही रख। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये पैसे वापस ऑफर नहीं करने, नहीं नहीं, जब इस तरह का मामला हो पैसे आपने दोबारा ऑफर करने हैं, उसका हक है, उसको देने हैं आपने। लेकिन उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि इसके ऊपर मजीद सूद नहीं लगता। ये पहले होता था, अब नहीं। बस ये बताना चाह रहा हूँ कि पैसा अगर किसी का देना है, वो आज अगर नहीं ले रहा आपसे तो वो बाद में आपने देना है, लेकिन उसके बाद मजीद सूद नहीं लगता उसके ऊपर। लेकिन गुड्स एंड सर्विसेज आपने एक ही दफा ऑफर परफॉर्म करना है, उसके बाद अगर अगली पार्टी एक्सेप्ट नहीं कर रही तो आप दोबारा उसके लिए परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है। थोड़ी सी अजीब सी बात है, लेकिन क्या करें, इसको जरा थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा। बेटा ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रोमिसर, देखो मेरे बच्चे जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट तो इन दोनों के दरमियान होता है। कल अगर इनमें से कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा कर रहा होगा तो जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही उस पार्टी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। हरगज नहीं होता कि जैसे मान लो कि मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अभी लॉ के लिए, और कल आपके घर में से कोई बंदा आए और मेरे खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर रहा हो कि राणा साहब आप इस बच्चे की फीस वापस करें, राणा साहब आप ये करें वो करें। मेरा कॉन्ट्रैक्ट, आप बच्चे थोड़ी हो, आप बड़े हो, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हुआ है, जो करना है वो आपने करना है। ये याद रखिएगा
कि जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है मेरे बच्चे, कल कानूनी चारागोई करने का राइट भी उसी को होता है, कोई और नहीं कर सकता। हाँ, लॉ ने एक बात कर दी, अगर खुदा ना खासा किसी बंदे की डेथ हो जाए, जिस बंदे के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर उस बंदे की डेथ हो जाए, तो फिर मेरे बच्चे उसके जो राइट्स और ऑब्लिगेशन वो किसको ट्रांसफर हो जाते हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। और मैंने आपको बताया था लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमेशा तब आएंगे जब कोई बंदा मर जाए। कभी किसी जिंदा इंसान को ये नहीं कहना ये तेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं मेरे बच्चे, वो चपेड़ें कराएगा आपको, वो भी जिंदा है, वो मरा थोड़ी है, और अब आप उसको लीगल रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हो। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कॉन्सेप्ट नाम आता ही कब है? जब कोई बंदा मर जाए, मरने के बाद कोई बंदा उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनेगा मेरे बच्चे। हाँ, जब तक तो जिंदा हो ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर इनमें से किसी की डेथ हो जाए तो फिर मेरे बच्चे उसके राइट्स और ऑब्लिगेशन किसको ट्रांसफर हो जाएंगे? उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। अब ये उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। तो ऑब्लिगेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन ये याद रखना, ये तो उस वक्त, ये भी मामला उस वक्त होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव उस वक्त बीच में आते हैं अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का ना हो या पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो। जहां पे पर्सनल नेचर का हो या पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड हो, फिर तो मेरे बच्चे जिन दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है उन्होंने ही परफॉर्म करना है। और अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाए तो फिर कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही वॉइड हो जाता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था ना, दोबारा से लेकर आओ दिमाग में, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या था? ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो बनते वक्त बिल्कुल वैलिड था लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाए जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं हो सकता, तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो या पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड हो तो मेरे बच्चे वहां पे अगर किसी बंदे को कुछ हो जाए तो उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। अब जस्ट एग्जांपल मान लो कि ये मैं बी लॉ पढ़ा रहा हूँ भाई, इसमें ये पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड है। अब मेरे घर वालों को किसी को लॉ नहीं आता है, अगर खुदा ना खासा कल मुझे कुछ हो जाए तो ये थोड़ी है कि आप कहेंगे सर आपके घर वाले ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे। भैया ये पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड है, उनको नहीं आता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ये वॉइड हो जाएगा। भाई उसमें एक और भी तो, मरने के अलावा कुछ और भी तो डिस्कस किया था, बेशरम तू मार ही दे। शादी वाली एग्जांपल आपने तो वो तो है ही है। शादी अच्छा ले भाई, कर ले शादी। भाई मिस्टर ए और मिस्टर बी की आपस में एंगेजमेंट हुई है, अगर खुदा ना खासा किसी की डेथ हो जाए तो ये पर्सनल नेचर का है। मैं पर्सनल स्किल्स की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ बेशरम, वो नहीं देखना। और दोनों है ना। अजीब बंदा है यार, दोनों है। चलो आप बहुत अच्छे पेंटर हो, बात समझ आ रही है कि नहीं? आप पेंट करते हो हाथों से, ठीक हो गया है, आप बहुत अच्छे पेंटर हो, हमने आपके साथ कॉन्टेक्ट किया हो कि हमारी पेंटिंग बना दो, खुदा ना खासा अल्लाह ना करे, वैसे ही आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर अगर हाथों को कुछ हो जाए, हैं? वैसे मैं बात करूँ लगा, फिर हाथों को कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे आप क्या पेंटिंग बना सकोगे? हैं? अब तो रौला खत्म हो गया है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो पर्सनल नेचर और स्किल्स दोनों की बात हो रही है। तो अगर 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 तो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो और अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो फिर तो मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता, फिर तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव बीच में। इसी तरह ये डॉक्टर साहब से किसी ने ऑपरेशन के लिए टाइम लिया हुआ है और डॉक्टर साहब जाहिर बात है ये स्पेशलिस्ट है, और अगर ये इस डॉक्टर की डेथ हो जाए तो क्या घर वालों में से कोई उस ऑपरेशन को परफॉर्म करे? नहीं, ये पर्सनल स्किल्स है। तो जहां पे पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड हो या पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर उस बंदे की प्रोमिजर की डेथ हो जाए या वो बंदा डिसेबल हो जाए, वो परफॉर्म करने के काबिल ना रहे, तो फिर मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाए, तो उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। यानी कि बाय डिफॉल्ट कॉन्ट्रैक्ट किन्होंने परफॉर्म करना होता है? जिन दो के दरमियान हुआ। और मेरे बच्चे अगर ये पर्सनल नेचर का ना हो या पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो, इनमें से किसी की डेथ हो जाए तो फिर ऑब्लिगेशन किसको ट्रांसफर हो जाएगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अगर ये पर्सनल नेचर का हो या पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड हो, अगर इनमें से कोई ना रहे या किसी में वैसे ही कोई डिसेबिलिटी आ रही, तो कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही void हो जाएगा। इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस होली। देखिए मेरे बच्चे, जब कोई बंदा अपनी पूरी जिम्मेदारी परफॉर्म ना कर रहा हो तो फिर उसका इफेक्ट क्या होगा? जस्ट एग्जांपल, अज्यूम कर लो मेरे बच्चे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए का ये बाइक बेची। एक बच्चे ने ग्रुप में सवाल किया, पता नहीं मैं उसका अभी रात गला वैसे ही बात हुई पड़ी थी, मैं पता नहीं कल मैंने आंसर किया ही। लेकिन एक क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, उसमें एक बच्चे ने लिखा हुआ था कि सर कोई बंदा जब किसी को कोई कंसीडरेशन दे रहा हो और अगली पार्टी कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर ले तो उसका कॉन्ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होता है? देखो, जब कोई बंदा कंसीडरेशन एक्सेप्ट कर ले ना तो समझो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका। जस्ट ये ऐसे ही है जैसे होता है ना कि अक्सर हम किसी को कहते हैं यार ये ऐसा करिए सर, ये लैपटॉप ना मुझे 10,000 का भेज दो। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, आप कम दे रहे हो, नहीं नहीं सर ये पकड़े 10,000, मैंने पकड़ लिया 10,000, मामला खत्म, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। ये बड़ी आम सी बात है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इनकार करते हैं, नहीं नहीं सर ये कम पैसे हैं, लेकिन हम दे देते हैं उनको और वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं वैसे मैं बात करूँ, जस्ट एग्जांपल, यकीन कर लो वल्लाह कि जब मैं ये जूते लेने गया ना मार्केट के अंदर, है भाई था साथ, तो उसने उस दुकानदार को कहा कि उसने बहुत पैसे बता दिए इसके, है बहुत, मतलब हमारी कहाँ से तो बाहर थे ना, है और नहीं दुकान थी हम उसकी, सही बंदा था। अब बेशर्मा क्या पठान सही बंदे नहीं होते बेशर्म? अच्छा देखो, नहीं नहीं, उनका हक है, उनको पता है कि आप लोग उनको तंग करते हैं, वो कमाने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे, उनका नहीं, वो बेचारे बीवी बच्चे हैं उनके भी। अच्छा देखिएगा,
मुसाफिर लोग होते हैं। खैर देखिएगा, आप लोग तंग करते हो इसलिए मेरे बच्चे वो इस तरह का मामला करते हैं, खुददार कौम है। अच्छा देखिएगा हुआ क्या कि उसने इतनी कीमत बता दी। अच्छा भाई ने क्या किया, उसको ना एक खास अमाउंट दे दी, उसने एक्सेप्ट कर ली, तो रौला खत्म है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये कंसिडरेशन का एक्सेप्ट कर लेना क्या हो जाता है। आप में से कोई पठान बैठा हो, आई लव यू बेटा, ले बेटा। तो क्या होगा, इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू परफॉर्म प्रॉमिस होली, कि जब कोई बंदा अपनी प्रॉमिस को होली परफॉर्म ना कर रहा हो तो कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा देखिएगा, इसने मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपए की बाइक बेची थी। भैया मिस्टर बी ने क्या किया, उसको 60,000 तो दे दिया, अब 40,000 देने की बजाय उसको पॉकेट दिखा रहा, भैया खाली हूं और कुछ नहीं है मेरे पास। तो क्या कहेगा, तू पकड़ अपना 60,000 और मेरी बाइक वापस कर। यानी कि जब कोई बंदा अपना वादा पूरा परफॉर्म ना कर रहा हो तो अगली पार्टी का हक है कि वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दे। जैसे आप लोगों की जिम्मेदारी थी कि आपने 10,000 पे करना था बिलॉ के लिए, हैं आपने 6,000 पे किया, बाकी कहा कि सर हमारे पास है नहीं, तो ठीक है फिर निकलो यहाँ से, हैं रौला खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, हैं? हम भी इतने ही जालिम हैं। ले बेटा, इंतहाई अहम टॉपिक, इंतहाई सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। याद रखोगे अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की कब नौबत आया करती थी भला, जब एक डेटर ने किसी क्रेडिटर से एक से ज्यादा लोन लिए हों और वो लोन वापस कर रहा हो, वो लोन वापस करो लेकिन सारे लोन वापस ना कर रहा हो, सब ड्यू हो, और कुछ अमाउंट वापस करे। फिर ये जो कुछ अमाउंट उसने वापस की है इसको कैसे अप्रोप्रिएट करना है। बेटा देखें, हम सारा रीड नहीं करेंगे, बाकी आप जरा थोड़ा सा उसको देखिएगा। मान लो कि कोई मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने मिस्टर बी से ये 3 लोन लिए, एक 2018 में, 2019 में, 2020 में, और फिर मेरे बच्चे उसके बाद 2020 में ही आखिरी महीने में जाके उसे 90,000 की अमाउंट उसको वापस की है। ये 2020 में बात हो रही है, तो बीच में एक यहाँ पे रख लेते हैं, 2015 में भी मेरे बच्चे एक लोन था जो मिस्टर ए ने मिस्टर बी से लिया था, मान लो कि 60,000 रुपए का, लेकिन नजर आ रहा है 60,000 रुपए का, लेकिन मेरे बच्चे वो उसने वापस नहीं किया था और वो टाइम बार्ड हो चुका था। ये जो 60,000 का डाटा ये क्या है, ये टाइम बार्ड। अब ये लोन आपको कुछ नजर आ रहे होंगे, ये इनकी अभी सबकी ड्यू डेट है, ये सब इनकी ड्यू डेट है और ये सारे पेंडिंग भी है, ड्यू डेट भी गुजर चुकी, जाहिर बात है ये पेंडिंग है। मिस्टर ए ने क्या किया, ये सारे लोन वापस नहीं किए, बल्कि 2020 में सिर्फ 90,000 की अमाउंट रिपेमेंट उसको वापस की है। हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट की नौबत कब आती है, जब एक डेटर ने किसी क्रेडिटर से एक से ज्यादा लोन लिए हों और फिर वो सारे लोन वापस ना कर रहा हो बल्कि कुछ अमाउंट वापस कर रहा हो। जब वो कुछ लोन की अमाउंट वापस करेगा, अब ये लोन की अमाउंट है उसने सारे तो वापस किए नहीं, कुछ वापस किया, तो ये कौन सा लोन एडजस्ट हो। तो ये मेरे बच्चे रूल्स हमने डिस्कस करने हैं। तो बेटा देखें, सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि जब कोई डेटर एक से ज्यादा लोन लिए हो, कोई लोन वापस करता है, तो लॉ ने डेटर को हक दिया है कि डेटर लोन वापस करते वक्त बताएगा कि मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूं। अगर मिस्टर ए ने ये 90,000 उसको वापस किए थे और उसने कहा कि मैं ये जो 2018 वाला लोन वापस कर रहा हूं उसके अगेंस्ट एडजस्ट करना, तो उसी के अगेंस्ट एडजस्ट करेगा। अगर उसने कहा कि मैं 2020 वाला लोन वापस, पेंडिंग सारे ही जिनकी ड्यू डेट आ चुकी है, हम उनकी बात कर रहे हैं, जिनकी अभी ड्यू डेट ही नहीं, वो तो डिस्कस ही नहीं करना आप है। मान लो कि यहीं पे एक और लोन भी था जिसकी ड्यू डेट ही मेरे बच्चे 2021 के अंदर, भाई वो थोड़ी है, उसको तो आप देखो ही ना, वो तो अभी ड्यू डेट ही नहीं आई, जो पेंडिंग है उनकी तरफ देखो। तो इसने क्या किया, ये जब लोन वापस किया 2020 के अंदर, तो 90,000 उसने कहा कि मैं ये फलाना लोन वापस कर रहा हूं, तो आप वही लोन एडजस्ट करोगे, अप्रोप्रिएट करोगे। अब मेरे बच्चे इसका मतलब क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट पक्का करके पेपर में याद रखिएगा कि डेटर के पास सबसे पहले राइट होता है कि वो बताएगा कि मैं कौन सा लोन एडजस्ट करवाना चाह रहा हूं। अगर डेटर उसको लोन वापस करे और ये ना बताया कि मैं कौन सा लोन एडजस्ट कर रहा हूं, फिर लॉ ने कहा अब ये राइट चला जाएगा क्रेडिटर के पास, फिर क्रेडिटर लोन को एडजस्ट कर ले और जौन सा मर्जी लोन एडजस्ट कर ले। इवन क्रेडिटर वो टाइम बार डेट भी एडजस्ट कर सकता है। देखो टाइम बार डेट, अब वो क्रेडिटर रिकवर करने का हक खो चुका था, अब इस ये 60,000 के ऊपर इसका कोई हक नहीं था कि उसको उससे मांगे। लेकिन जब डेटर कोई लोन वापस करे और वो ना बताया कि मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूं, लॉ ने अब दोबारा हक दे दिया इस क्रेडिटर को कि तू जो मर्जी लोन एडजस्ट कर ले इस अमाउंट के अगेंस्ट, हत्ता कि तू वो लोन भी एडजस्ट कर सकता है जो अब क्या हो चुका हो, टाइम बार्ड हो चुका। यानी कि अब ये मिस्टर बी चाहे तो इस 90,000 में से सबसे पहले 60,000 ये एडजस्ट करे, उसके बाद 30,000 जिस मर्जी लोन के अगेंस्ट वो एडजस्ट कर ले, क्योंकि सबसे पहले राइट डेटर का। अगर डेटर अपना राइट यूटिलाइज करना भूल जाए तो फिर राइट किसके पास चला जाएगा, क्रेडिटर के पास, और क्रेडिटर जो मर्जी लोन एडजस्ट कर ले, इवन वो टाइम बाद डेटर एडजस्ट कर सकता है। अब हाँ मैं अगली बात यही करने लगा हूं, अगर कोई डेट डिस्प्यूटेड डेट वो होता है जिसके राइट और ऑब्लिगेशन के ऊपर अभी दोनों पार्टी का तजाद हो। ये कह रहा हो कि मैंने आपको देना है इतनी अमाउंट, वो कह रहे हैं नहीं नहीं इतनी अमाउंट नहीं, इतनी अमाउंट है। उस डेट के ऊपर, उस खास डेट के ऊपर दोनों का डिस्प्यूट है और वो मामला अदालत में पेंडिंग हो, तो मेरे बच्चे वो डेट एडजस्ट नहीं करता। यहाँ पे जो एडजस्ट कर सकता है क्रेडिटर, वो कौन सा एडजस्ट करेगा, टाइम बाद एडजस्ट करेगा या जो अभी है। लेकिन मेरे बच्चे डिस्प्यूटेड डेट जिसके ऊपर दोनों का पंगा हो उसको एडजस्ट नहीं कर सकते। याद रखोगे, अभी तक हमने क्या पढ़ा
कि जब कोई डेटर कोई अमाउंट वापस करेगा, उसने कई डेट्स ले रखे हों, जब कोई लोन वापस करेगा तो सबसे पहले डेटर का राइट है, वो जो बता देगा वही एडजस्ट करेगा क्रेडिटर। लेकिन अगर डेटर लोन वापस करते वक्त भूल जाएगा मैं कौन सा डेट वापस कर रहा हूं, तो फिर राइट चला जाएगा क्रेडिटर के पास, तो क्रेडिटर जिस मर्जी लोन के अगेंस्ट उसको एडजस्ट कर ले, इवन टाइम बाद एडजस्ट कर सकता है, लेकिन डिस्प्यूटेड डेट एडजस्ट नहीं कर सकता। और डिस्प्यूटेड डेट कौन सा है? जिसपे फड्डा हो। उसके बाद फिर बच्चे हमने डिस्कस किया, अगर डेटर भी भूल जाए तो मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूं, और क्रेडिटर भी उसको एडजस्ट करना भूल जाए कि मैं कौन सा लोन एडजस्ट कर रहा हूं, तो फिर मेरे बच्चे इन ऑर्डर ऑफ टाइम के लिहाज से सबसे पहला डेट कौन सा था, और सबसे पहला डेट चाहे टाइम बाद भी हो वो एडजस्ट होगा मेरे बच्चे। यानी कि अगर इस ये भी भूल गया और ये भी भूल गया, क्योंकि जब वो कोई पैसा दे तो उसने बताया नहीं कि मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूं, उसने भी चुप करके पैसे वसूल तो कर लिए, एंट्री पास कर ली कि उससे पैसा वसूल हो गया, लेकिन एंट्री पास करते वक्त ये नहीं लिखा कि मैं कौन सा लोन एडजस्ट कर रहा हूं, बस पैसे वसूल हो गए उससे। अब यहाँ पे मेरे बच्चे याद रखना इन ऑर्डर ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के लिहाज से जो सबसे पहला डेट, और सबसे पहला डेट कौन सा है? 60,000 है, वो टाइम बाद है चाहे वो भी एडजस्ट हो जाएंगे। और याद रखिए इसने क्या किया, सबसे पहला डेट, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट अगर कुछ बच गई वो दूसरे डेट में एडजस्ट हो जाएगी। और फिर हमने डिस्कस किया था, यहीं पे रूल डिस्कस किया था कि मान लो कि इसने क्या किया है, मिस्टर ए ने इसको 30,000 वापस किया है, और अभी समझ लो कि ये टाइम बाद डेट भी अभी गैप कर दो, हम ये सादा रख लेते हैं। इसने 30,000 वापस किया है और नहीं बताया कि मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूं, उसने भी इसको अप्रोप्रिएट नहीं किया कि मैं कौन सा लोन एडजस्ट कर रहा हूं, तो मेरे बच्चे फिर इन ऑर्डर ऑफ टाइम, और सबसे पहला डेट कौन सा? 2018 वाला। लेकिन मेरे बच्चे क्या वो पूरे का पूरा एडजस्ट हो जाएगा? नहीं, अभी अभी क्या होगा, इसमें से 30,000 लेस हो जाएगा, बाकी 70,000 अभी भी पड़ा हुआ, 70,000 अभी पड़ा हुआ। उसके बाद उसने क्या किया, कुछ दिनों के बाद 40,000 मजीद दिया, फिर नहीं बताया। अच्छा, फिर अगर फिर बता दिया तो फिर वही जो उसने बताया होगा, ये ना हो कि फिर आप एडजस्ट करना शुरू कर दें, आप कहेंगे ना ना आप तो फंस गया, आप तो पहला डेट ही एडजस्ट होता रहेगा जब तक पूरा सेटल ना हो। ना ना, जब वो नहीं बताएगा और क्रेडिटर भी अप्रोप्रिएट नहीं करेगा, फिर इन ऑर्डर ऑफ टाइम। अगर उसने बता दिया फिर वही चीज शुरू से वो देखोगे कि अगर जो बता दिया हो फिर वही एडजस्ट करना है। लेकिन हम यहाँ पे assumption ले रहे हैं, अगर नेक्स्ट टाइम उसने फिर 40,000 पे किया और नहीं बताया मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूं, और उसने भी एडजस्ट नहीं किया कि मैं कौन सा लोन एडजस्ट अप्रोप्रिएट कर रहा हूं इसमें, तो फिर अगेन ये कहां पे जाएगा? इस 70,000 में एडजस्ट हो। अब 70,000 में मेरे बच्चे 40,000 अभी मजीद लेस हो गया, लेकिन मेरे बच्चे 30,000 तो भी पड़ा हुआ, उसने कुछ दिनों के बाद 20,000 और वापस किया, फिर यही सारी सिचुएशन। तो फिर जब तक पहला लोन सारे का सारा एडजस्ट नहीं हो जाएगा, उस वक्त तक इन ऑर्डर ऑफ टाइम यही एडजस्ट होता रहेगा। जब वो सारा एडजस्ट हो गया तो फिर सेकंड एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। याद रखोगे इस बात को। लेकिन अगेन बता रहा हूं, ये तभी है जब दोनों नहीं उसको एडजस्ट करते हैं। अगर उसने अगेन बता दिया तो फिर रूल वही है, जो बताएगा वही करना है आपको, क्योंकि बच्चों को लगेगा कि बस एक दफा जो शुरू हो गया ना डेट एडजस्ट होना, तो अब वो जब तक पूरा सेटल ही ना हो जाएगा वो उसी के अगेंस्ट जाता रहेगा। याद रखोगे इस बात को। ले बेटा, अभी तक हमने क्या रूल डिस्कस किए? सबसे पहले डेटर का राइट वो बताएगा, अगर डेटर भूल जाए तो फिर राइट किसके पास चला जाता है? क्रेडिटर। और क्रेडिटर के पास जब राइट जाएगा वो कोई भी लोन एडजस्ट कर सकता है, इवन टाइम बाद, लेकिन कौन सा एडजस्ट नहीं करेगा? डिस्प्यूटेड। अगर दोनों भूल जाए तो फिर इन ऑर्डर ऑफ टाइम एडजस्ट होगा। अब अगली बात आती है, सर अगर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ड्यू, तो हमने डिस्कस किया था सबसे पहले सबसे पहले इंटरेस्ट एडजस्ट होगी, उसके बाद प्रिंसिपल की अमाउंट एडजस्ट हो। यानी कि अगर प्रिंसिपल इंटरेस्ट 70,000 पेंडिंग है और जो प्रिंसिपल है वो 2,80,000 है और इसने 90,000 वापस किया है, तो सबसे पहले 70,000 एडजस्ट होगा इंटरेस्ट वाला, उसके बाद मेरे बच्चे प्रिंसिपल एडजस्ट होगा। ये नहीं कि सर अगर हम कहे, भाई आप क्यों कहोगे, लॉ ने कह दिया कि जब आप पैसे वापस करोगे सबसे पहले इंटरेस्ट, उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट जो आप कहोगे उसमें एडजस्ट हो। याद रखोगे इस बात। ये नहीं कहेंगे कि हम 90,000 वापस करके ना ये पूरे का पूरा तो सिर्फ 2018 वाला लोन एडजस्ट कर, प्रिंसिपल एडजस्ट कर। भाई क्यों नहीं, क्यों करे वो प्रिंसिपल एडजस्ट? लॉ ने उसको बता रखा है कि सबसे पहले क्या एडजस्ट होती है? इंटरेस्ट। क्योंकि मोस्टली हमने डिस्कस किया था, याद करो, लॉजिकली थोड़ा सा डिस्कस करने की कोशिश की थी कि जो इंटरेस्ट होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर होती है, समटाइम इंटरेस्ट के ऊपर मजीद इंटरेस्ट नहीं होती। मान लो तो अगर कोई बंदा, अगर आपने प्रिंसिपल सारा वापस कर दिया और खाली इंटरेस्ट आएगी, फिर तो आगे वो इंटरेस्ट चार्ज कर ही नहीं सकेगा है, इसलिए वो सबसे पहले इंटरेस्ट एडजस्ट करेगा, ताकि प्रिंसिपल जब तक पेंडिंग रहेगा उसको मजीद सूद इकट्ठा होता रहेगा उसके पास। बेटा उसके बाद एक और रूल हमने डिस्कस किया ना, अगर कुछ डेट एक ही तारीख को ड्यू, अगर कुछ डेट्स एक ही तारीख को ड्यू हो। अब जरा थोड़ा सा देखिएगा, एक पिछले दिनों में एक बच्चे ने एक सवाल किया था, मैं कोशिश करता हूँ वही, चलें पहले तो सादा रखो ना। मिस्टर ए ने एक उधार लिया 90,000 का, और इसकी ड्यू डेट है मेरे बच्चे 1 जनवरी 2025। फिर एक लोन लिया 60,000 का, ये कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए लिख रहा हूँ। फिर उसकी डेट मेरे बच्चे 1 जनवरी 2025। फिर लोन लिया 30,000 का, अगेन मेरे बच्चे 1 जनवरी 2025।
अब उसने क्या किया, अब उसने एक अमाउंट वापस की, मान लो कि 1 जनवरी 2025 को उसने मान लो कि 45,000 वापस किया है, 45,000 वापस किया है। अब मेरे बच्चे इसको कैसे अप्रोप्रिएट करेंगे? तो याद है हमने डिस्कस किया था इस तरह के डेट्स क्या कहलाते हैं? इक्वली स्टैंडिंग डेट्स। ऐसे डेट्स क्या कहलाते हैं? जो इक्वली स्टैंड कर रहे हो, एक ही तारीख को स्टैंड कर रहे हैं। तो हमने डिस्कस किया था, अब ये नहीं कि आपने फलानी, अब ये तो एक ही तारीख को ये 3 डेट्स ड्यू थे और उस दिन आप वो कितना वापस कर रहे हैं? मान लो कि चलो इसको कर लो, इसको कोई और अमाउंट कर लो, 50,000 उसने वापस किया है। अब मेरे बच्चे 50,000 किसके अगेंस्ट एडजस्ट होगा? किसी एक डेट के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं होगा, बल्कि इस 50,000 को इन तीनों में प्रोपोर्शनेटली एलोकेट करेंगे। अब प्रोपोर्शनेटली एलोकेट कैसे करेंगे? ये टोटल अमाउंट कितनी बन गई बेटा? 180। अब मेरे बच्चे अगर हम देखें 90,000 का कितना हिस्सा आएगा इसमें? 50,000 डिवाइडेड बाय 180। तो ये किसका हिस्सा आ जाएगा? चाहिए या 180 को चलो ऐसे कर लो ताकि आपको पता चले। 180 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 60 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 50,000, 30 डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई बाय 50,000। तो ये मेरे बच्चे तीनों का हिस्सा आ जाएगा। अब उस वो सवाल क्या था उसका? मान लो ये 3 डेट्स है मेरे बच्चे, एक 90,000 का, 60,000 का और 30,000, ये 3 डेट्स है। एक डेट की ये जो पहले 2 डेट्स हैं इनको रख लेते हैं। मान लो 31 दिसंबर, इसकी भी 31 दिसंबर 25, 31 दिसंबर 25, और इस 30,000 की मेरे बच्चे ड्यू डेट थी, अज्यूम कर लो 1 जनवरी। ठीक हो गया? ले बेटा, उसने क्या किया? उसने कोई लोन की अमाउंट वापस की है 50,000, और ये लोन की अमाउंट वापस की है उसने 1 जनवरी को। बात समझ आ रही है? और नहीं बताया कि मैं कौन सा लोन एडजस्ट करूं, और उसने भी अप्रोप्रिएट नहीं किया कि मैं कौन सा लोन एडजस्ट करूं। तो मेरे बच्चे फिर इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जब इन ऑर्डर ऑफ टाइम किया तो वहां पे देखा कि 31 दिसंबर को तो 2 डेट्स ड्यू हैं। तो ये जो 50,000 है इन 2 डेट्स में कैसे अप्रोप्रिएट करोगे? प्रोपोर्शनेटली। इक्वली लफ्ज बोलना, प्रोपोर्शनेटली बोलना है। याद रखोगे इस बात को, इक्वली तो होता है दोनों को 25,000 से। इसका मतलब अगर ये सारा यहीं पर एडजस्ट हो जाएगा फिर इसके अगेंस्ट एडजस्ट हो गई। याद रखोगे इस बात को, लेकिन वहां पे उन दोनों के अगेंस्ट कैसे करना है? प्रोपोर्शनेटली। इस तरह का सवाल उस बच्चे ने किया हुआ। नहीं बेटा, ये एक रूल दिमाग से निकल रहा है। हम्म। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। ले बेटा, एक चीज दिमाग में आ रही थी कि मिस्टर ए जब ये लोन वापस करेगा, जब मिस्टर ए डेटर का जब कोई लोन वापस करेगा, तो उसने क्या किया हो, कोई लोन वापस किया हो, वो एक्सप्रेसली भी बताएगा मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूँ, इम्प्लॉयडली भी बता सकता। अब एक्सप्रेसली तो मेरे बच्चे समझ आ गई कि उसने 90,000 वापस किया, उसने कह दिया कि ये लोन 2018 वाला एडजस्ट कर ले, तो वो तो समझ आ गई कि 2018 वाला एडजस्ट कर देगा। लेकिन हो सकता है वो इम्प्लॉयडली बता रहा। अब इम्प्लॉयडली मेरे बच्चे आपको पता है कि जो ना, अच्छा एक्सप्रेसली में लिखकर भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है। अच्छा लिखकर कैसे हो सकता है? जैसे उसने एक सवाल दिया, उसने कहा कि मिस्टर ए ने उसको एक चेक दे दिया, ड्यू फलानी तारीख के ऊपर एक चेक दे दिया, और चेक की बैक साइड के ऊपर लिखा हुआ था कि फलानी डेट के अगेंस्ट इतना, फलानी डेट के अगेंस्ट इतना, तो फिर तो उसने लिखकर कह दिया ना, फिर तो उन्हीं डेट्स के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करो। लेकिन अगर वो कोई लोन वापस करे और डेटर ना बताए मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूँ, लेकिन बोल कर या लिखकर ना बताए, लेकिन इंप्लॉयडली समझ आ रही हो। अब इंप्लॉयडली मेरे बच्चे मैंने आपको समझाने के लिए कहा था कि मान लो कि अगर कोई अजीब सी अमाउंट है, एक मिस्टर ए ने एक डेट लिया हुआ था 40,390 का, और इसकी ड्यू डेट थी 1 जनवरी 2024, ये इसकी ड्यू डेट थी। अच्छा उसने क्या किया, बाकी डेट भी पेंडिंग थी, लेकिन 1 जनवरी 2024 को जिस दिन इसकी ड्यू डेट थी उस दिन उसने 40,390 ही वापस किए। इसका मतलब वो कौन सा लोन वापस करना चाह रहा है? वो यही लोन वापस करना चाह रहा है। इसको हमने डिस्कस किया था, ये इंप्लॉयड इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसकी तरफ से। लेकिन यहाँ पे हमेशा वो जो पेपर में अभी तक हमें दे रहा है वो अजीब सी अमाउंट होती है। ये नहीं होता कि एक यहाँ पे वो क्या कर रहा हो, वो इस 1 जनवरी को वो 80,000 वापस कर रहा हो, फिर तो उसकी ये लोन वापस करने की नीयत है ही नहीं। फिर तो हम क्या करेंगे, वो जो रूल है अगर इसने बताया हो, वो अगर इसने ना बताया हो तो क्रेडिटर, अगर दोनों ने ना वो किया हो, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। याद रखोगे इस बात को। लेकिन अगर कोई अजीब सी अमाउंट हो और उस ड्यू डेट के ऊपर, उसकी ड्यू डेट के ऊपर वो अजीब सी अमाउंट ही उसको वापस कर रहा हो, अब उसकी इंप्लाइड इंस्ट्रक्शन है कि मैं वही लोन वापस कर रहा हूं, हम समझ जाएंगे इसको। याद रखोगे इस बात को। ये मेरे बच्चे कुल असूल हैं जो इस अप्रोप्रिएशन, डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अगर डेटर बता दे मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूं, फिर वही एडजस्ट करोगे। अब आई कैप का वो सवाल याद है, गारंटी वाला है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी से
एक लोन लिया था अजीम कर लो 80,000 का, और इस 80,000 के लोन के ऊपर किसी मिस्टर सी से मिस्टर बी ने कहा था मुझे गारंटी भी दिलवाओ, तो मिस्टर ए ने मिस्टर सी की गारंटी दिलवा दी थी। इन्हें 80,000 के ऊपर मिस्टर सी ने मिस्टर बी को गारंटी दे रखी है, सर ये लोन वापस नहीं करेगा तो मैं करूंगा। उसके बाद उसने क्या किया, एक और लोन लिया 90,000 का, लेकिन इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। फिर उसने एक 60,000 का लोन लिया, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। फिर 30,000 का लोन लिया, इसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, उसने कुछ दिनों के बाद मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपया वापस किया। अजीम कर लो 1 लाख रुपया उसको वापस किया, और मिस्टर ए ने नहीं बताया मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूँ। तो फिर लॉ बाय लॉ क्या था बोला, फिर कौन उसको कैसे एडजस्ट करेगा? ये मिस्टर बी का राइट था, उसको जैसे मर्जी एडजस्ट करे। उसने क्या किया, इस 1 लाख रुपए को 90,000 इसमें एडजस्ट कर लिया और 10,000 यहां से लेस कर दिया, यानी कि ये पूरा खत्म कर दिया और 10,000 यहां से उसने लेस कर दिया, तो ये 50,000 रह गए। अब मिस्टर सी को पता चला कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपया दिया था, लेकिन उसने वो लोन एडजस्ट नहीं किया जो जिसकी मैंने गारंटी दी हुई। अब वो मिस्टर बी के पास पहुंच गया मिस्टर सी, अब भैया तू क्या कर रहा है, वो लोन एडजस्ट करना 80,000 वाला, क्योंकि इसके सर पे बेचारे पे तलवार लटक रही है। क्या करिए, मिस्टर ए वापस नहीं करेगा, वो मैंने वापस करना है, जबकि मिस्टर ए ने यहाँ पे 1 लाख रुपया दिया है, तो वो लोन एडजस्ट होना चाहिए जिसकी मैंने गारंटी दे रखी है। और मिस्टर सी जाके मिस्टर बी को कहता है सर इसको गारंटी वाला लोन एडजस्ट करो। तो मुझे बताओ क्या मिस्टर बी इस मिस्टर सी के कहने के ऊपर क्या गारंटी वाला लोन एडजस्ट करेगा? लॉ ने कह दिया नहीं। लॉ ने कह दिया असूल देखो, डेटर ने बताना कि कौन सा लोन एडजस्ट करो। अगर डेटर ने नहीं बताया, लॉ कहता है मेरा असूल यही है, जो क्रेडिटर जिसको एडजस्ट करना चाहे, तो क्रेडिटर ने जिस लोन को भी एडजस्ट कर दिया वो वैलिड है। इसका ये कहना कि फलाना लोन एडजस्ट करो ये वैलिड नहीं। याद रखोगे इस बात को। Where debt to be discharged is indicated, जो उसने इंडिकेट कर दिया, और इंडिकेट कैसे कर सकता है, एक्सप्रेसली भी कर सकता है और इम्प्लाइडली भी। और इम्प्लाइडली का मतलब क्या बोला है, अजीब सी अमाउंट जिस तारीख को ड्यू हो उस तारीख को वो अजीब सी अमाउंट ही पे करो, तो समझो उसकी इम्प्लाइड इंस्ट्रक्शन है कि मैं यही लोन वापस करूं है। हाँ भाई, फिर तो पहला इन ऑर्डर ऑफ टाइम, फिर तो इन ऑर्डर ऑफ टाइम, फिर तो फिर इन ऑर्डर ऑफ टाइम का मतलब इन ऑर्डर ऑफ टाइम होता है ना पुत्र, वो तो पहला डेट एडजस्ट होगा है। अगर वो हमारी एग्जांपल के अंदर गारंटी वाला दूसरा था है, तो पहला एडजस्ट होगा, उसके बाद वो दूसरा नहीं होगा, क्योंकि कानून यही कहता है। और बड़ा थोड़ा सा ना स्ट्रिक्टली रहा करो कानून के ऊपर, वहां पे अपनी तरफ से थोड़ा सा कम ही सोचा करो है, फायदा होगा। ओवर थिंकिंग ही नहीं करनी, मैं हमेशा बच्चों को रोकता हूँ बेटा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, चीजों को एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, तो सिंपल रखा करो जितना हो सके। आपकी औकात है भी नहीं क्या ओवर थिंकिंग करो, लेकिन कर लिया तो फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ। औकात तो है सर हमारी, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ नुकसान होगा। क्यों कहानी, डेट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड। अगर डेटर ने ना बताया कि मैं कौन सा लोन वापस कर रहा हूं, तो फिर कौन सा एडजस्ट होगा? फिर क्रेडिटर का राइट, फिर क्रेडिटर वो जो मर्जी, और इवन टाइम बार्ड कर सकता है। और कौन सा नहीं कर सकता? डिस्प्यूटेड है। और नाइदर पार्टी मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, किसी ने नहीं बताया इन ऑर्डर ऑफ टाइम। और जब तक पूरा पहला लोन एडजस्ट ना हो जाए वो एडजस्ट होता रहेगा, चाहे वो टाइम बार्ड ही क्यों ना हो। जब वो पूरा हो जाएगा तो फिर दूसरा डेट डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब दोनों नहीं बता रहे और वो नहीं एडजस्ट कर रहे। जब वो अगला लोन उसने वापस किया बता दिया, तो फिर दोबारा वही रूल जो है। उसके बाद मेरे बच्चे व्हेन प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ ड्यू, तो इंटरेस्ट पहले एडजस्ट होगा, उसके बाद प्रिंसिपल एडजस्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट, देखो मेरे बच्चे, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो नीयत तो परफॉर्म करने की ही होती है। और याद है हमने डिस्कस किया था कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली होता क्या है, इन दोनों के दरमियान ये जो बंधन बन जाता है, ये जो वादे का बंधन बन जाता है, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसका नाम कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट। डेफिनेटली इस बंधन की वजह से दोनों पार्टी के कुछ राइट्स भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी हैं, राइट्स भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी। जैसे अगर आपने यहाँ पे बिलो में एडमिशन ले लिया, अब मेरे बच्चे मेरा और आपका एक बंधन बन गया है। अब मैंने आपकी, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको पढ़ाऊं, और आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप कॉलेज को पे कर दो है। तो ये बंधन मेरे बच्चे, अच्छा हम चाहते हैं कि ये जो बंधन ना क्या बंधा ही रहे, अरे खत्म भी करना है भैया है। ये कोई लाइफ पार्टनर वाला बंधन थोड़ी है। ये बंधन जो कॉन्ट्रैक्ट वाला है, ये ना हो गया खुदा ना खासा वो भी बंधन ही होता है। सर ने कहा था बंधन पक्का पक्का बंधा नहीं रहता, खत्म करना है। अल्लाह माफ करे है, उसको उसको बंधा ही रहने देना मेरे बच्चे। क्या कह रहे उसको, और वैसे ही तड़प तड़प के तो गया बना ही रहना, उसने कहाँ पे जाना। इतनी मुश्किल से किस्मत जागी। वैसे ये वाला बच्चा मोस्टली सोच रहा होता कि शायद उसकी जो शादी वाला ब्याह वाला मामला ना ख्वाब ही है, ये होने नहीं कभी, अल्लाह माफ कर। सोचते हो ना इस तरह से कि हम गलत फील्ड में आ गए, शायद यहाँ पे उस लेवल तक हम कभी पहुंच ही नहीं सके। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ये देखो इर्द गिर्द सारे आजू बाजू में सीए के बच्चे सारे शादियां कर रहे हैं, धड़ाधड़ देखा करो आपने उसमें फेसबुक के ऊपर।
आपके अक्सर जो क्लास फेलोज हैं उनकी इन दिनों में शादियां शुरू हो गई हैं, इसका मतलब हो जाती है, परेशान नहीं होना। मैं वैसे ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वापस आओ यार, फिर तो तसल्ली दे रहा हूँ, आप लोग सीरियस ही हो जाते हैं। नहीं बेटा जरा देखिए, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें तो मेरे बच्चे उस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इन दोनों के दरमियान ये जो रिश्ता बन गया है, ये जो रिश्ता बन गया है उस ऑब्लिगेशन वाला, इसको हम कहते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है मेरे बच्चे, इसको पक्का पक्का बांध के थोड़ी रखना है, इसको खत्म भी तो करना है ना। हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि ये रिश्ता खत्म कैसे होगा। फिर बच्चे इस रिश्ते को खत्म करने वाला, ये कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है परफॉर्मेंस। क्या आप क्या करते हो, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो, जब परफॉर्म हो जाएगा तो ये रिश्ता क्या हो जाएगा, बंधन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन परफॉर्मेंस के अलावा कुछ और तरीकेकार भी है कि इस बंधन को आप खत्म कर सकते हो, कब इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये बंधन खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये जो नेक्स्ट एक तो होता है परफॉर्मेंस, आप दोनों पार्टी परफॉर्म कर दें, अगले जो बंधन ये खत्म करने के हम तरीके का डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें दोनों पार्टी आपस में म्यूचुअली बैठ के, दोनों पार्टी आपस में म्यूचुअली बैठ के म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ इसमें कोई चेंज कर लेते हैं, उससे भी खत्म हो सकता है। जैसे अक्सर हम क्या करते हैं, दोनों पार्टी आपस में बैठे हो कहेंगे यार देखिए हम ऐसा ना करें, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दें, वो कहेगा ठीक है यार मैं भी चाहता हूँ, खत्म कर देते हैं, तो उस तरह भी खत्म हो सकता है, बगैर परफॉर्मेंस के भी खत्म हो सकता है। लेकिन देखो हम केसेस के चक्कर में नहीं पड़ रहे, हम ये नहीं कर रहे कि एक बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन कर दी है, हम चाह रहे हैं कि तरीके से खुश उसलूबी से इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया जाए। तो कॉन्ट्रैक्ट्स विच नीड नॉट बी परफॉर्म, या सादा अल्फाज में इसको कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, पेपर में मोस्टली ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के नाम से पूछा हुआ कि दो पार्टीज के दरमियान बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है। पुरानी किताब के अंदर हेडिंग ही ये थी कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज होता है, अब इसने हेडिंग का नाम ये कर दिया कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म। वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मतलब डिस्चार्ज हो गए तो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है ना। अगर तो डिस्चार्ज नहीं हुआ तो पक्की बात है, फिर तो आपने परफॉर्म करना ही करना है तो मतलब वही है, चाहे जैसे मर्जी पूछ ले, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म या डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता। तो एक हमने डिस्कस कर लिया कि एक तरीकाकार क्या है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अच्छा एक और तरीकाकार भी होता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपस में टर्मिनेट भी हो सकता है और अच्छा चलें वापस ले बेटा, एक तरीका हमने डिस्कस कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, परफॉर्मेंस से। बेटा दो अल्फाज से, एक थी टर्मिनेशन, एक था रिजेक्शन। अरे कभी हमने कहीं पे पढ़े थे, याद आएंगे। रिजेक्शन वो होती है जो आप खुद करते हैं, टर्मिनेशन वो होती है जो बाय लॉ होती है, जो कानूनी तौर पे एक चीज खत्म हो जाए उसको टर्मिनेशन कहते हैं। रिजेक्शन वो जो हम खुद कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इन्हीं अल्फाजों को थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकता है, दोनों के दरमियान जो बंधन बंधा टूट सकता है, खत्म होगा। एक तो परफॉर्मेंस है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दो। दूसरा मेरे बच्चे और भी तरीके हैं इसको खत्म करने के, उन तरीकों में क्या है, नोवेशन, रसीन एंड अल्ट्रेशन। नोवेशन में याद करेंगे, मैंने आपको अल्फाज तो यहाँ पे इतने से ही लिखने हैं आपने कि अगर दोनों पार्टी देखो वहां पे दोनों पार्टीज आपस में बैठ के म्यूचुअल एग्रीमेंट करके उस कॉन्ट्रैक्ट की नोवेशन कर लें, रसीन कर लें या अल्ट्रेशन। अगली बात आई थी कि सर नोवेशन क्या होती है, याद है कोई बताएगा कि जब जब दो पार्टीज के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो, नोवेशन कब होगी, या तो पार्टीज बदल गई हो या कॉन्ट्रैक्ट बदल गया, इसको नोवेशन कहते थे। याद है हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को 1 लाख रुपया, चले मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपया लेना था, ये क्रेडिटर था और ये डेटर था। अच्छा मिस्टर ए ने आगे मिस्टर सी को 1 लाख रुपया देना था, यहाँ पे ये डेटर था और ये क्रेडिटर। इसने क्या किया, ये तीनों आपस में इकट्ठे हुए, मिस्टर ए ने मिस्टर इसको कहा क्या कौन बंदा है ये, चलें चलें, ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है और ये मिस्टर सी है। अच्छा मिस्टर बी ने मिस्टर ए को कहा कि मिस्टर ए आपने क्या मुझे 1 लाख रुपया देना है, वो कहता बिल्कुल देना है। और मिस्टर सी क्या मैंने आपको 1 लाख रुपया देना है, वो कहता बिल्कुल देना है। कहता ऐसे नहीं हो सकता मिस्टर ए आप 1 लाख रुपया मिस्टर सी को ही दे दें और मिस्टर सी आप मेरी बजाय आप मिस्टर ए से 1 लाख रुपया ले लें। वो कहता कोई मसला नहीं। अब देखो ना, एक कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान था, एक कॉन्ट्रैक्ट इनके दरमियान था, अब ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया, बल्कि नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसको कहते हैं नोवेशन। तो क्या इन कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म करने की जरूरत है इन दोनों को, नहीं, वो खत्म हो जाएंगे। हैं तो ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो सकते हैं, इसको नोवेशन कहते हैं। अच्छा एक होती है अल्ट्रेशन। चले पहले रसीन तो सादी सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दोनों खत्म कर दें, आपस में बैठे म्यूचुअली और खत्म कर दे। जैसे आप आए, आपने बी लॉ में एडमिशन लिया, 2-4 दिन बाद आप मेरे पास आए, सर कुछ समझ नहीं आ रही, आप कैसे नहीं हो सकता सर, हम खत्म ही कर दें कॉन्ट्रैक्ट, मैंने अभी 1000 दिया है सर, मैं चाहता हूँ कि बाकी जितना इतना कि आपने पढ़ाया बाकी ना खत्म करें, ना आप मुझे पढ़ाए ना मैं आपको पैसे दूं। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर समझ नहीं आ रही तो गोली मारो। है तो ये हमने म्यूचुअली बैठ के कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, रिसाइन कर दिया, खत्म कर दिया। ये रसीयन होती है। जैसे अभी मान लो, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, अल्लाह माफ करे कि फुप्पो ने वादा कर रखा है
फुप्पो को लगा कि भाई सीए तो बड़ा लंबा होता जा रहा है, दोनों फैमिलीज बैठी बड़े पुरसकून तरीके से मामला खत्म करता। आप पहले से डरा रहे हैं। तो बता रहा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हद होगी यार, डरा क्यों रहा हूँ? इसको क्या बोलते हैं? रसियन। लेकिन याद रखना, नोवेशन, रसियन, अल्ट्रेशन हमेशा दोनों पार्टी की म्यूचुअल कंसेंट से होता है? अगर एक पार्टी खुद ही उसको वो कर देगी ना, वो नहीं वैलिड होगा। जैसे इसने खुद ही घर में बैठ के सोच लिया है कि अब वो पैसे मैं नहीं, अब मिस्टर बी मिस्टर सी को देगा, ऐसे थोड़ी होगा मेरे बच्चे, या मिस्टर ए मिस्टर सी को देगा, ऐसे नहीं होगा। म्यूचुअली सबको बैठना पड़ेगा। अच्छा, एक अल्ट्रेशन होती है, याद है हमने डिस्कस किया था, अल्ट्रेशन में ना तो पार्टीज बदलती हैं ना ही कॉन्ट्रैक्ट बदलता है। अच्छा, ये इनोवेशन की एक और एग्जांपल भी हो सकती है। आपने यहाँ पे बीलॉ में एडमिशन लिया था, बीलॉ की समझ ही नहीं आ रही है, आपने कहा कि सर ऐसा हो सकता है कि मैं बीलॉ की जगह R1 कर लूं। हमने कहा कि कोई मसला नहीं मेरे बच्चे, आप R1 कर लो। तो इससे क्या हो गया, वो बीलॉ वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, अब हमारा आपस में नया कॉन्ट्रैक्ट बन गया जो R1 वाला है। तो इसको, ये सारा कुछ क्या होता है, इनोवेशन। इनोवेशन में मैंने आपको बताया था, या तो पार्टीज बिल्कुल बदल गई या कॉन्ट्रैक्ट ही बदल दिया। हमने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की जगह एक नया कर दिया। पप्पो ने क्या कर दिया, वो पहली तो कर दी है, अब दूसरी है तो उसके लिए आपसे फिर वादा कर दिया। इट्स ओके। ये क्या होगी, ये इनोवेशन होगी है। तसल्ली होगी ना अब तो, बेशर्मो क्या कह रहे हो? ले बेटा, एक होती है अल्ट्रेशन। अच्छा, अल्ट्रेशन में क्या होगा, ना तो पार्टीज बदलेंगी ना ही कॉन्ट्रैक्ट बदलेगा। कॉन्ट्रैक्ट भी वही, पार्टीज भी वही दो। तो फिर क्या होगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कंडीशन, 7 कंडीशन के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अच्छा, कुछ दिनों के बाद ना जब ये दोनों बैठे, उसने कहा कि यार ऐसा कर, मैं ना एक और कंडीशन ऐड करना चाह रहा हूँ। उसने कहा कि कोई मसला नहीं, उसने एक और कंडीशन ऐड कर दी। इसका मतलब 7 कंडीशन वाला कॉन्ट्रैक्ट बजाहिर देखा जाए अब वो नहीं रहा, बल्कि अब 8 वाला बन गया है। इसको कहते हैं अल्ट्रेशन। ये अल्ट्रेशन भी दोनों बैठ के, जैसे मान लो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, बिलो में ही आपने डिवीजन करवाया और कहा कि सर 10,000 पे करूंगा, और वादा था आपका कि 1,000 अभी करवा दिया, बाकी 9,000 सर वो जब क्लास शुरू होगी उस वक्त पे कर दूंगा। जब क्लास की बारी आई, आप आए यहाँ पे एडमिशन ऑफिस में, आपने कहा कि सर वो जो मैंने 9,000 रुपया देना है बाकी, कैसे नहीं हो सकता, उसकी 2 इंस्टॉलमेंट कर दें। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, कर लो। तो ये मेरे बच्चे क्या कर दिया हमने, अब वो 9,000 पे करने वाला कॉन्ट्रैक्ट आपको परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं, अब उसकी अल्ट्रेशन कर दिया आपने। अब आप उसको 9,000 को क्या करोगे, किस्तों में पे करोगे। तो इससे भी मेरे बच्चे पिछले कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें या तो तब्दीली आ जाती है या उसकी जगह पे नया कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। इससे भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। पुराना कॉन्ट्रैक्ट फिर परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो इकट्ठी अमाउंट पे करने वाला जो लमसम आपने पे करना था कॉलेज को, वो परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रेशन। तो ये बस एक लाइन थी, मैंने उसको बताने की कोशिश की है। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं वाला, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट है जिनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं, ऐसे जो परफॉर्म हो चुके हैं उनको दोबारा परफॉर्म करने की जरूरत, उससे भी डिस्चार्ज हो जाता है। या नोवेशन, अल्ट्रेशन या रसीन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाता है। उसके बाद मेरे बच्चे देखिएगा 2 और चीजें मजीद, कहता है प्रोमिजी में डिस्पेंस विद परमिट परफॉर्मेंस। अब प्रोमिजी कौन होता है बोला, जिसका राइट होता है। प्रोमिजी वही है ना जिसका राइट है। जैसे मान लो मैं आपको बी लॉ पढ़ा रहा था, अभी 10 चैप्टर पढ़ाए, आपने कहा कि सर बस ठीक हो गया, आगे हम खुद ही पढ़ लेंगे। मैंने कहा देख लो, ये ना कहना कि सर ने पढ़ाया नहीं पूरा सिलेबस। आपने कहा सर बेफिक्र हो गए। तो यहाँ पे देखो, आप प्रोमिजी थे, आपका हक था कि मैं आपको 18 चैप्टर पढ़ाऊं है। मैंने 10 पढ़ाया, आपने कहा कि सर जिस तरह का पढ़ा रहे हो बस काफी है, आगे हम खुद ही पढ़ लेंगे। समझ में आगे पहले नहीं आ रही है तो सर हम रहने थे, तो आपने खुद ही डिस्पेंस कर दिया उसको। क्या, देखो देखो, लेकिन माफ कौन करे, प्रोमिजी जिसका राइट है। मान लो कि मैंने आपसे 1 लाख रुपया लेना था, और क्या हुआ, ड्यू डेट के ऊपर मेरे घर में से किसी फैमिली में से किसी ने आपको कह दिया चल ऐसा कर, तुझे 1 लाख रुपया देने की जरूरत नहीं। भाई ये कैसे हो गया, भाई लाख रुपया तो मैंने मुझे देना है आपने। जब प्रोमिजी अपना राइट आपको माफ कर रहा तो उस वक्त भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब प्रोमिजी में डिस्पेंस, ये 2 तरह से, यहाँ पे 2 तरह की चीजें थी अगर आपको याद हो, एक वेवर हो सकता है और दूसरा क्या था, रिमिशन है। ये यही से अल्फाज हैं, या तो रिमिश या डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद किसको बोलते हैं, वेव ऑफ कर दे, प्रोमिजी वेव ऑफ कर दे। ये इसका मतलब क्या था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपया लेना है। उसने कहा था सर हालात बड़े बुरे हैं, मेरे पास कुछ नहीं। उसने कहा कि जाओ माफ किया। उसने क्या कर दिया, डिस्पेंस विद कर दिया, वेव ऑफ कर दिया। देखो ये पैसे लेने के लिहाज से मिस्टर ए क्या था, प्रोमिजी था, इसका हक था उसको 1 लाख रुपए उसको वापस मिले। प्रोमिजी माफ कर रहा हो, याद रखिए। रक्षे वाले को आपने कहा था 5 मार्च को लाजमी तूने पहुंच जाना है, तो आपने उस दिन उसको खुद ही कॉल करके, आपका राइट था, आपने उसको कॉल करके कह दिया कोई नहीं तो पैसे रख, तुझे एडवांस दिया हुआ था, लेकिन मैं अब जा रहा हूँ किसी और तरीके से, घर वाले छोड़ने, तू रहने दे, इट्स ओके। आपने खुद ही उसको वेव ऑफ कर दिया। याद रखोगे इस बात को, जहां पे आप अपना राइट खुद छोड़ दो तो वो भी, या कह दो पूरा नहीं छोड़ा आपने, रिमिट कर दिया, कम कर दिया उसको है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपया लेना था, उसने कहा कि सर हालात बुरे हैं, 60,000 तक कर सका हूं। उसने कहा चलो 60,000 दे दो, बाकी 40 माफ किया, ये रिमिट कर दिया उसने। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं वाला, जब 2 पार्टीज के दरमियान आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज हो जाएगा और या कब उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। हमने डिस्कस किया था जब ये बंधन खत्म हो रहा हो,
ये खत्म कैसे हो सकता है, परफॉर्म कर दो इसको, परफॉर्म कर दोगे खत्म हो जाएगा। या ये खत्म कैसे हो सकता है, इसकी इनोवेशन कर दो, रजियन कर दो, अल्ट्रेशन कर दो। या ये खत्म कैसे हो सकता है, इसको वेव ऑफ कर दो या रेमिट कर दो। ये खत्म कैसे हो सकता है, प्रॉम्जी की नेग्लिजेंस की वजह से। ये भी है, ये भी बीच में रखना है। प्रॉम्जीज रिफ्यूजल या नेग्लिजेंस, ये वही है जो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस था, याद है ना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। ये उस तरह का भी है, जब एक पार्टी एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन आप उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट ही ना करना, नेग्लेक्ट करने, या एक तो रिफ्यूजल है ना, इनकार ही करना। जैसे वो गोश्त लेकर आया था ना, एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपने लेने से इनकार कर दिया, तो भाई अब वो दोबारा परफॉर्म करने के लिए लायबल, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया है। मैं आप आज आपने मुझे कहा था कि सर आज फलानी 10 बजे आके मुझे टॉपिक पढ़ा दीजिएगा, मैं आपको 2 रुपये दूंगा, मैं आ गया है, लेकिन आप आए ही नहीं, तो मेरी तरफ से वो परफॉर्मेंस प्रो, अब आपने क्या करना मुझे, हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया हमारा आपस में, याद रखोगे। एक तो ये है रिफ्यूजल, रिफ्यूज ही कर देगा बंदा, भैया मुझे नहीं अब ये चीज़ चाहिए। वो कहेगा सर, जैसे रिक्शे वाले को आपने 5 मार्च को बुलाया था सुबह 8 बजे, भैया आ जाना मेरे घर, वो तो आ गया। अब आप कह रहे हो नहीं भैया मैंने तेरे साथ जाना ही नहीं, वो तो एज पर टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आ गया, क्या अब आप उसको पे नहीं करोगे, हाँ पे तो करोगे, नहीं करेगा तो केस करेगा आपके ऊपर है। तो ऐसे भी प्रॉम्जी रिफ्यूजल के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, अगर आप ऐसे रिफ्यूज कर दे, नहीं भैया मुझे ये चीज़ चाहिए नहीं, फिर अगली कानूनी कार्रवाई लेना है, बस हम तो रिफ्यूज करने से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा रहे हैं, कानूनी कार्रवाई तो अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरा क्या है, नेग्लिजेंस। अगर प्रॉम्जी देखो जिसका राइट है वो अगर कॉन्ट्रैक्ट खुद रिफ्यूज कर दे, तो प्रॉम्जर क्या है, वो अब उसको ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। या प्रॉम्जी गफलत बरते, अब गफलत में आई कैप ने 2-3 दफा सवाल पूछ रखे हैं इस तरह के, कि जैसे किसी बंदे को बुलाया कि भाई तूने छत पे कोई फलाना काम करके देना है, वो छत पे जो उसने जाकर वो कोई चीज कंस्ट्रक्ट करनी थी वहां पे, लेकिन वो सीढ़ियां जिसकी जगह जहां से गुजर के वो सामान लेकर ऊपर जाना था, वो सीढ़ियां वैसे ही बंद है, वो बंद है, उसमें सामान भरा हुआ है। तो वो प्रॉम्जी की जिम्मेदारी थी कि वो सीढ़ियों को साफ करे, वहां से वो सारा सामान हटाए, ताकि वो बंदा जाके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सके। वो उसने किया को नहीं, अब उसका तो कोई कसूर नहीं इसमें। तो ये किसकी नेग्लिजेंस है, किसकी गफलत है, ये प्रॉम्जी की गफलत है। याद करें हमने डिस्कस किया था कि जैसे अक्सर आप क्या कहते हो, फलाने बंदे को कहते हो ऐसा करना, यार ये फलानी चीज आके ये बना देना, चले देगे वालों की हमने एग्जाम्पल ली थी, आपने कहा कि यार 5 मार्च को मेरा पेपर अच्छा होगा तो आगे देगे उतारूंगा, तो आगे ना आपने देगे पकानी है, लेकिन सामान मैं खुद ही बंदोबस्त करूंगा। अब वो पकवान आ गया है, सामान का आपने बंदोबस्त किया ही नहीं, तो बेटा उसकी तो कोई भी इसमें वो नहीं है, कसूर नहीं है। ये किसकी नेग्लिजेंस थी, ये आपकी नेग्लिजेंस है। वो बैठा हुआ है वहां पे वेट कर रहा, आपने नहीं उसको सामान दिया, वो नहीं पकाएगा, लेकिन वो आपसे पैसे चार्ज करेगा, क्योंकि ये काम नहीं हो सका, किसकी नेग्लिजेंस से नहीं हुआ, आपकी नेग्लिजेंस से। याद रखोगे इन बातों में। ये सारा टॉपिक आपने कौन सा पढ़ा है, जब 2 पार्टीज के दरमियान हुआ कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, या ये कह लें कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, खुदा के लिए ये सारी बातें लिखनी है वहां है, तब जाके आपको नंबर मिलेंगे। क्या बोल रहे हो, क्या बोले, कोई कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नहीं तो वो हाँ बंदा मर जाए तो फिर तो थोड़े मुक्के, वो भी डिस्चार्ज हो जाए, वो भी लिख सकते हो, लेकिन लिखते हुए घबराओ ना, लेकिन ये ना हो कि वही लिख दो, ये लिखो ही ना जो बातें यहाँ पे है, फिर दिक्कत हो है। उसके साथ अजाफी करना चाहो जो आपका कॉन्सेप्ट है, इट्स ओके। बेटा इम्पॉसिबल एक्ट वॉइड एग्रीमेंट्स, एन एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इम्पॉसिबल इन इटसेल्फ इज, ये तो हमने वहां पे भी डिस्कस किया था, स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स के अंदर, याद है ना, कि कोई इम्पॉसिबल काम करने के लिए अगर कोई एग्रीमेंट करो, जहां पे उसने कहा था मुझे लोन दे दो, कहेगा मैं लोन दे दूंगा लेकिन इस मरे हुए को जिंदा कर दो, है ये तो भाई इम्पॉसिबल है ना। ये तो स्पेशली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं इस तरह के। अब दोबारा जाके आपको बता रहा है कि एग्रीमेंट जो हो ही वॉइड, परफॉर्म हो ही ना सकता हो, इम्पॉसिबल बाय नेचर, चाहे अगली पार्टी को पता हो या ना पता हो है। मैं आपको कहता हूँ, मैंने आपको कहा कि मुझे लोन दे दो, आपने कहा कि लोन तो दे देंगे, लेकिन सर ये जो ये सामने पहाड़ नजर आ रहे हैं सर, इसको सोने का बना दो, तो ये है इम्पॉसिबल। मैं कहूंगा कि अगर मैं सोने का बना सकता मैं तुझसे लोन ही लेने आता है, वाह भाई वाह, लेवल हो गया है। जैसे वो होते हैं ना कि बात कोई फकीर आते हैं आपके पास, वो कहते हैं कि चलें खैर क्या कहेंगे, नहीं वो नहीं आते ही है ना, वो कहते हैं कि सर वो कुछ पैसे दे दो, आप कहते हो कि ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, दुआ करो कि मेरा पेपर पास हो जाए, जिस दिन पास हो गया ना तो मैं आपको फिर पैसे भी दे दूंगा। वो कहेगा अगर मेरी दुआएं इतनी काम कर रही होती तो मैं खुद ना सीए कर लेता, मैं आपके लिए दुआएं कर रहा होता। खैर सब सीखो ना, इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी देखो बेटा इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। यहाँ पे जब 2 पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती हैं, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना बिल्कुल वैलिड होता है, पॉसिबल भी होता है और वैलिड भी है। जब 2 पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी है और पॉसिबल टू परफॉर्म भी। कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त बिल्कुल सही है, तो मेरे बच्चे लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल ना रहे, कोई उसमें इम्पॉसिबिलिटी आ जाए या इलीगैलिटी आ जाए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर का हो, बंदा मर जाए, पर्सनल स्किल्स हो, बंदा मर जाए, या बंदे को कोई और मसला हो जाए, या क्या हो उसके ऊपर कानून ने को पाबंदी लगा दी,
तो मेरे बच्चे इस तरह की सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल ना रहे तो हमने डिस्कस किया था, इसको बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक्चुअली किसको बता रहा है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को बता रहा है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और इलीगैलिटी, जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बनते वक्त वो वैलिड था, बिल्कुल परफॉर्म हो सकता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हो या कोई कानून चेंज हो गया हो जिसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो सकता, तो इसको बोलते हैं सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी या सबसीक्वेंट इलीगैलिटी। ये इसको सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी भी बोलते हैं। ले बेटा, देखो जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो बिल्कुल वैलिड, बाद में कोई सबसीक्वेंट इलीगैलिटी या सबसीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी आई हो जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो सकता हो, और आप अदालत में जाके अगर ये हालात लेकर जाएंगे ना कि सर इन हालात की वजह से मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सका, अदालत उसको एक्सक्यूज के तौर पे कंसीडर कर लेगी। अदालत कहेगी आपका कोई कसूर नहीं। लेकिन मेरे बच्चे अगर इनके अलावा कुछ और हालात जाके अदालत में बताने की कोशिश की ना, इनके अलावा कि सर इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सका, तो अदालत उसको एक्सक्यूज के तौर पे कंसीडर नहीं करेगी। वो कहेगी आपका कसूर है, आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, आप बहाने बना रहे हो। लेकिन ये बहाना लेकर जाओगे, अदालत कहेगी बिल्कुल जायज बहाना है, इस वजह से अगर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये बिल्कुल वैलिड है। याद रखोगे इस बात को। यानी कि इसको इसी लिहाज से याद रखना है कि सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी वाली कौन सी सिचुएशन है, या कॉन्ट्रैक्ट कब सुपर मीनिंगली या सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाएगा या इलीगल हो सकता है। कहता है कि देखे, सबसे पहले क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जब दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया हो, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्ट करता था, लेकिन बाद में वो क्या हो, पता चला हो कि वो सब्जेक्ट मैटर क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिस्ट्रॉय कर गया। जस्ट एग्जांपल, जैसे हमने डिस्कस किया था, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था मिस्टर बी वो गाड़ी भेज दो, दोनों ऑफिस में बैठे हुए आपस में, देखो गाड़ी के पास लाजमी खरीदो फरोख्त गाड़ी के पास बैठ के कर रहे होते नहीं है, वो तो ऑफिस में बैठे हुए सुकून से है। तो गाड़ी हो सकता है घर खड़ी हो, गाड़ी हो सकता है कि कोई उसको लेकर गया हो कहीं पे, उस गाड़ी के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा। अब इन्होंने ऑफर की, उसने एक्सेप्ट कर ली उसको, लेकिन दोनों को नहीं पता उस गाड़ी का तो एक्सीडेंट हो गया, वो अब वो डिस्ट्रॉय कर गई है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, वो सब्जेक्ट मैटर अब एग्जिस्ट ही ना करता। या डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी, और पर्सनल इनकैपेसिटी का दूसरा नाम क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ये पुरानी किताबें ये हुआ करता है, अभी भी हो सकता है पास पेपर के अंदर कोई इस तरह के कोई लफ्ज आपको मिल जाए। डेथ तो होता है कि मर जाना किसी बंदे का। अच्छा, पर्सनल इनकैपेसिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन क्या होता है, जहां पे बंदा जिंदा हो लेकिन वो इस सिचुएशन, इस हालत में हो कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के काबिल ना रहा, यानी कि पर्सनल स्किल्स रिक्वायर्ड थी, लेकिन अब वो बंदा पर्सनली इस काबिल है ही नहीं तो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सके। इसको कहते हैं पर्सनल इनकैपेसिटी या डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। डॉक्ट्राइन कहते हैं असूल को, फ्रस्ट्रेशन का असूल है ये कि बंदा जिंदा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के काबिल नहीं है। जैसे अगर ये मिस्टर ए, इसकी कहीं पे एंगेजमेंट हुई थी, खुदा ना खासा उसकी डेथ होगी है, या ये मान लो कि ये ऑडिटर है, इसकी अपने अकेले ने अपनी एक फर्म बना रखी है, किसी कंपनी के साथ ऑडिट के लिए इसका वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इस साल ये ऑडिट करेगा, लेकिन खुदा ना खासा इसकी डेथ होगी है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, पर्सनल इनकैपेसिटी। अब ये खातून है, ये सिंगर है, ये खातून है, सिंगर है, तो इसने किसी कंसर्ट पे परफॉर्म करना था है, तो मेरे बच्चे उससे पहले खुदा ना खासा इसकी डेथ हो गई, तो ये डेथ वाला मामला आ जाएगा, यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता। या मान लो कि ये जिंदा है, ये जिंदा है लेकिन खुदा ना खासा ये जा रही थी बाइक पे बैठी हुई, इसके अल्लाह माफ करे इसके गले पे डोर फिर गई है, अब इसका गला का ऑपरेशन हुआ, वो गले से अब बोले नहीं जाता, इसकी बोलती बंद होगी है। अब यहाँ पे मेरे बच्चे क्या होगा है, हो सकता है ना, अल्लाह माफ करे अब ये बोल ही नहीं सकती, तो अब ये कंसर्ट पे जाके कैसे परफॉर्म करेगी है, गाना है ना वहां पे है। चल चंगी बात है ना, देखिएगा। तो इसका मतलब अब ये जिंदा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के काबिल, या हो सकता है जिस दिन कंसर्ट हो उस दिन ये शदीद बीमार पड़ी है। अब ये थोड़ी है कोई बंदा कह रहे हो कि नहीं नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, वो भाई ये तो उसके साथ जुल्म है, वो खुदा ना खासा उसकी मजीद तबीयत खराब हो जाएगी। याद रखोगे इस बात को। तो ये अगर इन वजूहात की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना कर सकते हो तो आपका कोई कसूर, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। हम पढ़ क्या रहे हैं, कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, वॉइड कब हो जाएगा, जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पॉसिबल ना रहे और किसी पार्टी का कसूर भी ना हो, तो तब कसूर नहीं होगा अगर ये सिचुएशन हो, अगर सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या क्या मैंने आपको कोई गोदाम में मेरा कुछ सामान पड़ा हुआ था, वो बेचने का मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, एक दफा एक आपने सवाल इस तरह का बनाया, अज्यूम कर लो कि मैं क्या करता हूँ, मैं कोई चीज बना के बेचता हूँ, चलो मैं कोकोमो बना के बेचता हूँ है, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि सर 1 मार्च को ना आप इतनी कोकोमो मुझे सप्लाई करो। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ था, मैंने कोकोमो बनाई हुई थी आपके लिए, ऑर्डर पूरा किया हुआ था, लेकिन उस वहां पे गोदाम में आग लगी और वो कोकोमो डिस्ट्रॉय कर गई है। अब मैं आपको वो कोकोमो सप्लाई नहीं कर सका, और मेरे बहाना ये है कि मैं वो गोदाम में पड़ा हुआ था सामान, वो जल गया, क्या ये वैलिड है? वो कहेगा भैया तेरा तो काम है बनाना, अगर वो जल गया तो तू थोड़ी जल गया है, तेरी फैक्ट्री तो थी ना, गोदाम में आग लगी थी, कोकोमो जली थी, तो नहीं बना, कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करना पड़ेगा, ये तो बहाना ना हो है। हाँ, तुझे एक्स्ट्रा शिफ्ट लगानी पड़ती है, एक्स्ट्रा मरीज कह रहा हूँ, मजदूर लगाने पड़ते हैं, तो ये काम करना पड़ना था ना, तुझे थोड़ी सी कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ जानी थी है, तुझे डिफिकल्टी हुई है
है ये ना, ये बहाना ना बना के उस सामान में पड़ा हुआ था वहां पे आग लगी। तो ये भी थोड़ा सा गौर रखिएगा मेरे बच्चे, जो परफॉर्म ये यहाँ पे हम टोटल इम्पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं, डिफिकल्टी डिस्कस नहीं कर रहे, याद रखोगे इस बात को। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, याद है हमने डिस्कस किया था, जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो, आप यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हो कि मिस्टर ए पाकिस्तान में बैठा हुआ, इसने इंडिया के किसी तेंदुलकर साहब से कॉन्ट्रैक्ट किया था, है? लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया उस वक्त तो बिल्कुल हालात नॉर्मल थे मेरे बच्चे, खुदा ना खासा उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, परफॉर्म होने से पहले दोनों के दरमियान जंग लग गई, अल्लाह माफ करे, तो मेरे बच्चे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि लॉ ने खुद मना कर रखा है कि ड्यूरिंग वॉर वो लोग आपके लिए क्या है, वो एलियन एनिमी है, आप उनके साथ किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट ना करोगे, ना हुआ हुआ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे, याद रखोगे इस बात को। और उसके बाद क्या है, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीज टू एग्जिस्ट, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो अब वो वजह ही एग्जिस्ट ना करती, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो अब वो वजह ही एग्जिस्ट ना करती हो, तो इसको क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीज टू एग्जिस्ट। आप जस्ट एग्जांपल, आप एक कुर्सियों वाले के पास गए, उसने कहा कि देखिए नहीं इमरान खान का जलसा है, देखो बड़ा उसको वाजे बता रहे हो कि इमरान खान का जलसा है, उस जलसे के लिए फलानी तारीख को मुझे कुर्सियां चाहिए, इतनी कुर्सियां चाहिए होंगी इस लिहाज से, भाई देखो इमरान खान के जलसे की कुर्सियों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब क्या हुआ, उससे पहले ही माशाल्लाह गवर्नमेंट ने 9 मई के वाकये में इमरान खान को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, क्या अब वो कुर्सियां लेने की जरूरत है, नहीं, थोड़ा ही मुक गया है, अब तो वो इमरान खान जेल में है, अब वो बंदा कहेगा नहीं नहीं अब तो कुर्सियां लेनी पड़ेंगी, आपको मुझे पे करना पड़ेगा, वो कहेगा भैया बात तो हुई थी ना, बताया तो था तुझे इमरान खान के जलसे के लिए, भाई इमरान खान तो अब जेल में है तो मुझे इन कुर्सियों की जरूरत नहीं है, या तो और बताया हो अगली पार्टी को, या अगर खाली आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मुझे फलानी तारीख को कुर्सियां चाहिए, रेंट पे कुर्सियां चाहिए, और ये ना बताया हो किस मकसद के लिए, तो फिर मेरे बच्चे वो आपको पे करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग, वो खास सिचुएशन जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, जो अगली पार्टी को बताया था, अगर वो एग्जिस्ट ही ना करती, याद करो हमने डिस्कस किया था कि अगर आपने किसी से कोई छत रेंट पे ली थी बसंत बनाने के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, बसंत पे पाबंदी लगा दी, क्या वो अभी भी आप उसको छत का रेंट पे करोगे, नहीं भैया, वो जिस मकसद के लिए छत रेंट पे ली थी वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो इसको कहते हैं, जैसे इस मिस ए का किसी सीए वाले बच्चे के साथ, याद करो हमने डिस्कस किया था, इसकी एंगेजमेंट हुई थी, है, तो जब एंगेजमेंट नहीं, ब्याह नहीं हुआ, एंगेजमेंट की अभी बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, है, एंगेजमेंट हुई थी, भाई कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया ना, है, लेकिन मेरे बच्चे बाद में वो बच्चा पागल हो गया, तो क्या वो अगर खुदा ना खासा ये बच्चा पहले पागल होता, क्या उन्होंने इसके साथ एंगेजमेंट करनी थी, नहीं, अब वो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती जिस वजह से उसके साथ ये एंगेजमेंट हुई थी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अब ये नहीं करेंगे वो अल्लाह माफ करे वो इस लाजमी उसके साथ शादी करें, ऐसा नहीं होता, याद रखोगे कि नहीं, थोड़ा सा संभल के तरीके से पढ़ा करो मेरे बच्चों, कोई दिमागी तौर पे अपने आप को परेशान ना किया करो, ये तो अल्लाह माफ करे, सिचुएशन आपके सामने है, क्या कह रहे, अच्छा क्या हो गया, कहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया यार, ठीक है बैठे है यार, कोई पढ़ ही रहे हैं ना, अरे पढ़ ही रहे हैं ना, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, तो चुप कर, अभी तक अगर आप खुद लगे होते ना तो पहले सफे पे बैठा होना था चैप्टर को खोल के, आप तो कर ही रहे हैं ना कुछ, और ये बातें आप पेपर तक, मैं पक्की बात कर रहा हूँ, मेरा अपना गला बैठ गया 2-3 दिन से, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतने जोर से मैं चला रहा हूँ, ये इंशाल्लाह ये एग्जामिनेशन हाल तक आवाजें जाएंगी। एक एग्जाम्पल थी, आई कैप का सवाल था, ये एग्जाम्पल भी दे रखी है उसने, उसने एक सवाल दिया हुआ है कि देखो जब पार्शली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, चलो ये आगे आ जाएगा, मैं उस वहां पे डिस्कस कर लेंगे, द फॉलोइंग आर नॉट एक्सेप्टेबल एक्सक्यूज फ्रॉम परफॉर्मेंस, इंतहाई अहम, देखो इसके ऊपर सिनेरियो भी बनाएगा, सिनेरियो भी बना सकता है और लेदर भी पूछ सकता है, लेदर ज्यादा पूछने के चांसेस, सिनेरियो उससे भी ज्यादा पूछने के चांसेस है, तो देखिएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये कहना चाह द फॉलोइंग आर नॉट एन एक्सेप्टेबल एक्सक्यूजर, यानी कि इन वजूहात की वजह से अगर आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सके तो अदालत उसको एक्सक्यूज के तौर पे कंसीडर नहीं करेगी, आपको गुनहगार मानेगी, वो कहेगी ये तो बहाने बना रहा है, यानी कि इन बहानों के साथ अगर अदालत में जाओगे, सर इस वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सका, तो अदालत इसको सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी कंसीडर नहीं करती और आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें क्या है, डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस, परफॉर्म करना डिफिकल्ट हुआ है, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि उसका जो गोदाम में पड़ा हुआ था सामान जल गया है, अब जल गया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अब डिफिकल्टी हुई है, उसको कुछ एक्स्ट्रा वर्कर लगा के, कुछ दिन रात उनकी शिफ्टें लगा के वो सामान तैयार करना पड़ना था, उसके ऊपर कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा आ जानी थी, उसने कहा कि अगर मैं दोबारा नया सामान इतनी हंगामी बेसिस पे बनाऊंगा वो तो मेरे लिए महंगा पड़ जाएगा, है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी हुई है इसको परफॉर्म करने की, लॉ कहता है ना ना अब तो ये आपको परफॉर्म तो करना पड़ेगा, जहां पे कोई परफॉर्मेंस देना डिफिकल्ट हुआ हो, ये इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती या लेस बेनिफिशियल हो गया हो, है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि बात का एक कॉन्ट्रैक्ट आज मैंने आपको किया कि ये लैपटॉप आपको मैं क्लासेस के बाद 10,000 का भेज दूंगा, है 10,000 का भेज दूंगा, लेकिन उस वक्त जब ये क्लासेस खत्म हुई उस वक्त लैपटॉप की कीमत मार्केट में 2,000 है,
है। अब आप कहते हो कि भैया मैं क्यों खरीदूं सर से 10,000 का लैपटॉप जो मार्केट में 2,000 का है, तो मेरे लिए अब ये बेनिफिशियल है ही नहीं, है। तो बात ये भी होता है, या अक्सर ये इस तरह की सिचुएशन दे देगा वो कहेगा कि मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि फलाना सामान मैंने आपकी फैक्ट्री तक पहुंचाना था और डिलीवरी भी मेरी जिम्मेदारी थी कि मैंने खुद डिलीवर करना है। उस वक्त जब मैंने आपसे वादा किया था, उस वक्त 100 पर केजी कह रहा हूं, पर लीटर के लिहाज से पेट्रोल की प्राइसेस है। जब जिस ये उस दिन है जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था मेरे, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा, ये प्राइस है उसके पेट्रोल पे, डिलीवरी मेरी जिम्मेदारी थी। जो परफॉर्मेंस वाले दिन जिस दिन मैंने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना था, उस दिन पेट्रोल के प्राइस 200 पर लीटर हो गया भैया, डबल प्राइस हो गया। अब मुझे लग रहा है कि ये तो मेरे पल्ले से पैसे लगेंगे अगर मैं इसको डिलीवर करता हूँ। इस बेस पे मैं कहता हूँ भैया मैं आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। तो लॉ कहता है ना ना, ये तो मेरे बच्चे अगर आपके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना मोर कॉस्टली हो गया हो या लेस बेनिफिशियल हो गया हो, इस बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते, और ना ही ये सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होती है। अगर अदालतों को कहोगे ये हुआ होगा, अदालत कहेगी भैया जो मर्जी है। लोग मोस्टली फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट करते ही इस तरह की चीजों से बचने के लिए है। यार पीछे वैल्यू के लिहाज से हमने डिस्कस किया था, अगर किसी चीज की वैल्यू के लिहाज से कोई हमारी एरर हो भी जाए तो उसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट मान लो कि या ये कल कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता है। जैसे कल अगर हमने सोचा इस चीज की कीमतें बढ़ेंगी है या कम होंगी, अगर ना हुआ हो उस तरह तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होते। खैर ये तो वैसे ही कुछ और है। लेकिन कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी ये वही उसी तरह का मामला है जहां पे कमर्शियली आपके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना क्या हो इम्पॉसिबल लग रहा हो। कमर्शियली क्या है, जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि फलानी तारीख को मुझे ये चावल, उसी तरह की एग्जांपल है, 2000 पर बैग के लिहाज से मुझे सप्लाई करना। अच्छा मेरे बच्चे, उस तारीख को जिस दिन ये उसने करने थे परफॉर्म सप्लाई करने थे, उस दिन मार्केट में चावलों की प्राइस हो गई 5,000 पर बैग के लिए। अब उसको लग रहा है कि मैं इतना 2,000 के लिहाज से क्यों उसको सप्लाई करूं, मार्केट में बेचूंगा उसको 3,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाऊंगा, है। तो ये मेरे बच्चे कमर्शियली उसको लग रहा है कि अब मेरे लिए कमर्शियली इम्पॉसिबल है, अब ये मेरे लिए वायबल है ही नहीं, या नॉन प्रॉफिटेबल है, या कम प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करूंगा। भैया परफॉर्म करना पड़ेगा, याद रखोगे। अगर हो ये भी हो सकता है 2,000 पर बैग के लिहाज से डिसाइड हुआ था, ड्यू डेट के ऊपर इसकी कीमत होगी हो 1,100 पर बैग। अब ये इनकार कर रहा है, मैं क्यों लूं इससे, है मार्केट से लेता हूँ 1,100 के लिहाज से मिल जाएगा, मैं 2,000 के लिहाज से क्यों उठाऊं। तो लॉ कहता है ना ना भैया, अगर ये कोई चीज आपके लिए जो नॉन प्रॉफिटेबल हो जाए बाद में, या आपको लग रहा हो आप ये मेरे लिए वायबल नहीं है, फायदेमंद नहीं है, तो इस बेस पे आप कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकते। डिफॉल्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी, बात को हम किसी को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट हमने परफॉर्म करना होता है थर्ड पार्टी की बेस पे, है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा, चले वैसे एग्जांपल ले लो, आपने मुझे कहा कि राणा साहब मुझे लोन दे दे, मैंने कहा कि मंडे को सुबह 10 बजे आ जाना, मैं तुझे लोन दे दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना हमारा, है। मंडे को सुबह 10 बजे मैं आपको लोन दूंगा। मंडे को 10 बजे जब आप आए, आपने कहा कि राणा साहब लोन, मैंने कहा कि वो दरअसल ना मैंने तो किसी फलाने बंदे से पकड़ के पैसे आपको उधार देने थे, अब उस बंदे ने मुझे दिया ही नहीं। बेटा तो इस या तो आप अगले बंदे को बता दो या तो कंटीजेंट कर दो। अगर इस तरह का कोई हो ना, थर्ड पार्टी पे कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट कर रहे हो, उसको कंटीजेंट बना दो। अगर मुझे उस बंदे ने लोन दी, पैसे दिए, तो मैं आपको लोन दे दूंगा, कंटीजेंट कर दिया आपने। लेकिन अगर कंटीजेंट नहीं बताया अगली पार्टी को, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा आपको, है। आपने मुझे कहा कि राणा साहब वो शादी ब्याह है, तो मुझे फलानी तारीख को, मैं रेंटे कार वालों का काम करता हूँ, फलानी तारीख को मुझे आपसे इतनी गाड़ियां चाहिए होंगी। मैंने कहा कि बेफिक्र हो जाओ भैया, उस वक्त मेरे दिमाग में चल रहा था मैं कहीं और से दोस्त से बंदोबस्त कर दूंगा, है। अब क्योंकि मेरी गाड़ियां तो ऑलरेडी बुक थी, लेकिन मैं रेंटे कार का बिजनेस करता हूँ, मेरे और भी हैं इस तरह के कॉन्टैक्ट्स। अब हुआ क्या, ड्यू डेट के ऊपर जब मैंने आपको गाड़ियां देनी थी, उस डेट के ऊपर उसकी भी सारी गाड़ियां बिजी थी। अब आप आए, राणा साहब वो गाड़ियां नहीं पहुंचाई, वो मैंने कहा कि भाई नहीं पहुंचा सकता, वो मुझे फलाने बंदे से मिली नहीं। अब उसने कहना कि भाई इसमें मेरा क्या कसूर है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, या तो उसको बता दो कि भाई देख मेरे पास मेरी गाड़ियां तो सारी बुक हैं, हाँ मेरे दोस्त भी रेंटे कार का काम करता है, उससे लेकर दे दूंगा अगर उससे मिल गई, या तो उसको कंटीजेंट कर दो। इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ना, कंटीजेंट, जो फ्यूचर के अनसर्टन इवेंट पर बैनर्ड होता है। अगर मिल गई तो दे दूंगा, नहीं तो नहीं। अगर नहीं बनाया आपने उसको कंटीजेंट, तो फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। स्ट्राइक लॉकआउट्स एंड सिविल डिस्ट्रेस, यहां तक उसने कह दिया, कहता है अगर आपकी फैक्ट्री में मजदूर स्ट्राइक करके बैठे हो, या वो तालाबंदी करके बैठे हो, या वैसे ही कोई सिविल डिस्टर्बेंस, सिविल नाफरमानी की तहरीकें चल रही हो, जैसे आजकल तहरीकें चल रही हैं, रोड बंद किए हुए हैं, और कोई बंदा कह रहा है कि मैं बलोचिस्तान से कुछ सामान लेकर यहां तक नहीं आ सकता, बलोचिस्तान का तो सारा रास्ता ही पाकिस्तान से कटा हुआ है, वहां पे लोग धरने दे के बैठे हुए, भैया आपको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो सड़कें बंद हुई हैं, नहरें चल रही होंगी, हवाई जहाज चल रहे होंगे, भाई कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म करना पड़ेगा। याद रखोगे इस बात को। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, अच्छा कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पार्शियली इम्पॉसिबल हुआ है, जैसे याद है हमने डिस्कस किया था कि उसने एक एग्जांपल दे रखी है कि एक बंदे ने किसी उसके कश्ती वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे फलानी तारीख को आपकी ये कश्ती चाहिए होगी, उसमें दो काम है, एक तो यहाँ पे एक फ्लीट इकट्ठा होना है जहाजों का, मैंने उसको उसको देखना है, और दूसरा यहाँ पे बादशाह की वो ताजपोशी है। भाई बादशाह तो बीमार पड़ गया, उसकी ताजपोशी तो होनी नहीं थी।
लेकिन वो फ्लीट तो इकट्ठा होना था ना। अब वो कॉन्ट्रैक्ट आपको उस लिहाज से तो परफॉर्म करना पड़ेगा। आप ये नहीं कहेंगे मुझे कश्ती चाहिए नहीं क्योंकि बादशाह बीमार है, वो कहेगा सर बादशाह बीमार है, फ्लीट तो इकट्ठा हो रहा है ना। जैसे हमने उसको यहीं पे जोड़ा था, है कि आपने किसी को छत रेंट पे ली, उसको कहा कि देखो मुझे ये छत चाहिए बसंत के लिए भी, और यहाँ पे इमरान खान ने गुजरा है, मैंने उसके ऊपर फूल भी फेंकने हैं। दो चीजों के लिए आपने छत रेंट पे ली थी, इमरान खान के ऊपर फूल भी फेंकने थे, और दूसरा आपने क्या हो सकता है, या आपने ये कहा हो कि मैंने बट्टे भी मारने हैं, किसी चोर ने यहाँ से गुजरना है, या आपने वो बसंत भी मनानी थी, दोनों कामों के लिए थे। चलो बट्टे मारने को रहने दो, वो हो सकता है वो ना दे, वो कहेगा बाद में तू तो बट्टे मार के चला जाएगा, है बाद में उनको पता तो है ना इस छत से बट्टा आया था, बाद में भुगतूंगा तुम्हें, है बात यही है, फूल तक रखो। तो इमरान खान ने गुजरना है, मैंने उसके ऊपर फूल भी फेंकने और बसंत भी है, दोनों कामों के लिए आपने छत रेंट पे ली। अब हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बसंत के ऊपर पाबंदी लगा दी, लेकिन इमरान खान ने तो गुजरना है ना इंशाल्लाह, अब उसके ऊपर तो फूल फेंक सकते हो। अब ये कहोगे नहीं भाई आप मुझे छत रेंट चाहिए नहीं है, अब खत्म हो गया कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो तो पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग अब तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो कहेगा भाई आधी एग्जिस्ट नहीं करती, आधी तो एग्जिस्ट करती है। याद रखो कि इस बात को, ये वही है पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग एग्जिस्ट ना करती है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था, मिस्टर बी वो फलानी तारीख को मुझे चावल और बकरे सप्लाई कर देना, तो ये गुजरांवाला में रहता था, ये लाहौर में रहता। अच्छा गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ये चावलों की सप्लाई पे जिला बंदी कर दी थी, भाई एक जिले से दूसरे जिले जाएंगे, तो वो उसका ये बकरे भी नहीं सप्लाई करेगा, ये तो करेंगे, है ये तो पॉसिबल टू, इस पे पाबंदी तो नहीं लगी है। अगर पार्शियली इम्पॉसिबल हो गया हो, पार्शियली अभी भी पॉसिबल हो, तो जो पार्शियली पॉसिबल है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। कंपनसेशन ये फ्रॉड है, याद है ना मैंने बताया था ये फ्रॉड है। जब एक सिचुएशन का एक बंदे को पता हो, अगले बंदे से वो छुपाए और अगली पार्टी का नुकसान हो। जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दे रखी है कि मिस्टर ये ऐसे मुल्क में रहता था जहाँ पे दो शादियां करना मना है, दो शादियां गैर कानूनी है, तो इसकी पहले से शादी हुई थी, इसने इस मिस बी को बताया नहीं कि मेरी पहले से शादी, इसको तो पता है ना कि मेरी शादी है, इसको पता ही नहीं मेरी शादी हुई है, पता है उसको मेरी शादी है, लेकिन इसको मिस बी को नहीं बताया। मिस बी को कैसे पता चलेगा कि उसकी शादी है कि नहीं, उसके ये तो जिम्मेदारी इसकी थी, है। अब हुआ क्या कि बाद में पता चला कि मिस्टर ए की तो पहले भी शादी हुई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मिस्टर ए ने फ्रॉड किया है। अब इसके लिए कौन कंपनसेट करेगा, मिस्टर ए करेगा, यानी कि फ्रॉड की ही तरह का मामला है। कंपनसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस में एक्चुअली क्या है, फ्रॉड है। जैसे एक यहाँ पे यार एक और एग्जांपल मैंने आपको दी थी, है कि मैं आपको बकरे बेच रहा हूँ, यहाँ पे खड़े हुए आपने कहा कि सर आपका तो बकरों का भी कारोबार, मैंने कहा हाँ, तो क्या लेने हैं आपने कहा कि सर बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आपस में बातचीत कर रहे, कॉन्टेक्ट कर रहे थे, उसी दौरान घर से कॉल आ गई थी, वो भाई बकरे तो सारे मर गए हैं, रात पता नहीं क्या खा लिया किसी ने, कोई जहर दे दिया शरीके बरादरी में से किसी ने, वो सारे मर गए हैं। अब लेकिन मैंने आपको कहा ठीक है, मैंने घर वालों को ठीक है उनको खिलाओ पिलाओ। अब तो हालांकि मुझे तो पता चल गया ना बकरे मर गए, उसके बावजूद मैंने आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया, और आपने बेचारों ने पिकअप वगैरह बंदोबस्त किया बकरे लेकर आने के लिए। जब वहां पे गए मैंने कहा ओ हो ये तो मर गए हैं, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो गया, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया है। लेकिन उसका तो नुकसान हो गया ना बेचारे ने, वो पिकअप वगैरह सारा कुछ कराया था, मुझे तो पहले पता था ये हो गया, बस मैं तो जाना चाह रहा था पिकअप लेकर आएगा मैं घर तक चला जाऊंगा, है उस चक्कर में मैंने क्या किया, उसका नुकसान कर दिया। क्या अब मुझे उसको कंपनसेट करना पड़ेगा कि नहीं, करना पड़ेगा भाई, करना पड़ेगा। ऐसे ही है जैसे अल्लाह माफ करे, वैसे यार पता नहीं इस तरह की एग्जांपल देनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें। दे दे सर कोई बात नहीं। तो ये ना कहना कि सर वाह याद एग्जांपल देते हैं, कोई बात नहीं सर आप चलें इस तरह कर लो। मैं आपसे कह रहा हूँ इसको वाहियाती में नहीं रखना, आप समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो भैया आज ना इस घर में, ये घर है, इस घर में बारात आनी थी, इस खातून की इस घर में बारात आनी थी। तो भैया बारात वाले उधर माशाल्लाह वो फुल तैयारियां पकड़ के आ रहे हैं बारात लेके, अभी आए नहीं मतलब निकल रहे, अभी निकलना उन्होंने घर से। भाई ये खातून ना जाहिर बात है उसकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट शादी हो रही थी, ये रात को गायब हो गई यहाँ से। बता रहा हूँ जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, घर वालों को पता है क्या वो खातून नहीं है, लेकिन उन्होंने बारात वालों को बताया ही नहीं, है? वो बेचारे वो आए पूरा खर्चा कर आ गए, या 2-4 दिन पहले चाहे ये वाकया हो गया तो उन्होंने बताया ही नहीं। भैया ये देखो अब उनको कंपनसेट करना चाहिए कि नहीं, इनको तो पहले ही पता था, वैसे समझाने के लिए कहा है ताकि आपको याद रहे। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिसीविंग ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, देखो हमने डिस्कस किया था, ये तो सादी सी बात थी कि जहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो, और वॉइडेबल का मतलब क्या था, आप चाहे तो कंटिन्यू रखो, चाहे तो खत्म कर दो, है। अगर आप वॉइडेबल को खत्म कर दो, तो अगर आपने कोई बेनिफिट ले रखा हो, क्या बेनिफिट वापस करना होता है कि नहीं, बिल्कुल। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को डरा धमका के उसे गाड़ी खरीद ली थी, मेरे बच्चे मान लो कि 20 लाख की गाड़ी खरीदी थी, लेकिन डरा धमका के वो कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं चाहता, इसने जाके क्या किया, अदालत में जाके उसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दी। लेकिन अब उसने 20 लाख जो लिया वो तो उसको वापस करना है कि नहीं, करना है, ये भी करना है उसने। एडवांटेज रिसीव्ड अंडर वॉइड एग्रीमेंट, ठीक हो गया, वो वापस करने हैं। नहीं बेटा अब हमारी एक ब्रेक होगी छोटी सी, बड़ी चल 15 मिनट की ब्रेक होगी बेटा। बस ये आखिरी थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, थोड़ा सा इतना भी बड़ा चैप्टर नहीं, ये 7 ही पढ़ने लगे हैं ना, उसी की बात करने लगे।
ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि 15-15, 20-20 मिनट के चैप्टर, यानी कि इसके ऊपर हमने 1 घंटा आप मजीद लगाना, इसके ऊपर 1 घंटा लगाना। हमारी क्लास 1 बजे तक है ना, ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसको 11:30 बजे तक इसको वाइंड अप कर दें सारे का। आगे 3 चैप्टर जो है ना वो हमें खत्म करके जाना है इंशाल्लाह, क्योंकि कल हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को, पार्टनरशिप को शुरू करना है, क्योंकि कल में कम से कम हमारी कोशिश होगी कि पार्टनरशिप और कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हम पढ़ के दें। 5 दिन का वादा था, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। उसमें कोशिश है थोड़ा सा बताते भी जाएं, खाली एम करके जाने का फायदा कौन है। हालांकि रिवीजन होती है ऐसी है करने में, आप भी तो ऐसे करते हो नहीं? जी सर, तो बस पेज देख। ना ना, आप आखिरी आखिरी दिन जब वो जा रहे हो ना पेपर देने के लिए, उस वक्त ही करते हो। हाँ, बेहतर नहीं होता कि अगर आप 1 घंटा पहले चले जाओ एग्जामिनेशन हॉल में, वहां पे सुकून से बैठ के एक दफा रिवाइज करो इसको, वो सबसे बेहतरीन होता है। एक तो फिक्र नहीं होती कि लेट लूट की, आप पहुंचे होते हो सुकून में होते हो कि मैं सेंटर पे बैठा हूँ। और दूसरे नंबर पे आप वहां पे जो वो करेंगे ना, वो बहुत बहुत बेहतरीन तैयारी होती है, क्योंकि उस फौरन बात तो पूछ लेना उसने, कम से कम ये बातें तो कहीं नहीं ना जा रही जो उस वक्त आपने देखी होंगी, है वो बहुत अच्छा होता है। कोशिश करें वहां पे 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाए और उसको एक दफा जितना हो सके गो थ्रू करके दें। रट्टा है ना भैया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये पक्की पक्की एडवाइस है, अकाउंटिंग के पेपर में कोई जरूरत नहीं होती। उसमें तो उसमें तो सोवो 1 दिन पहले सो जाओ, इतना सच्ची बताओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, आपने अच्छी प्रैक्टिस की हो बस। लेकिन ये रट्टे वाले टैक्स हो गया, ये लॉज के सब्जेक्ट हो गए, या जहाँ पे थ्योरी हो, तो बेटा हम इकट्ठे होंगे इंशाल्लाह 55 पे, क्योंकि ये बात करते करते तकरीबन 40 मिनट हो ही गए। जो अच्छे बच्चे होंगे वो इस टाइम पे कोई पकड़ के कोई चैप्टर रिवाइज कर देंगे, हो सकता है वो क्या कर दें, कौन सा चैप्टर रिवाइज कर दें, चैप्टर नंबर 18। जो अच्छे बच्चों की निशानी बताइए, तो 17-18 होता था, वो होता है उनको कहेंगे सर हम 17-18 खत्म कर देंगे आपके टूर्नामेंट का काम, ये काम है आप